और इससे बड़ा दुर्भाग्य एक और था, उसके बाद में क्या आ गया था आपको भी पता है, कोरोना आ गया। तो एक बेरोजगारी की जो छाप थी जो आप पर लगी हुई है वो भी मेरे पर लग चुकी थी। परिवार में, गांव में या जहां मैं रहता था वहां पर एक बेरोजगार की दृष्टि से मेरे को हीन भावना से देखे जाना लगा, क्योंकि 4 साल हो गए और कोई जॉब ना लगे, तो आपको पता है कि कैसी फीलिंग होती है। उसके बाद जैसे तैसे कोरोना गया और फिर वापस से एग्जाम की एक श्रृंखला आई, तो मुझे लगा कि अब मुझे प्लान बी पर फोकस करना चाहिए। प्लान ए जो था मैंने उसमें अपना 100% दिया, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हुआ। तो 2022 में मैंने जो जितने भी तृतीय श्रेणी के एग्जाम है वो सारे एग्जाम दिए, और इस बार दुर्भाग्य नहीं था, इस बार मेरा सौभाग्य था कि वो सारे के सारे जो तृतीय श्रेणी के एग्जाम थे वो मेरे सारे के सारे क्वालिफाई हो गए। पटवार जो परीक्षा थी उसमें मेरे ऑल राजस्थान 42 रैंक आई और मैंने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। इसके अलावा जो ग्राम सेवक थी उसमें भी प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे लगा कि पटवार ज्वाइनिंग हो चुकी है तो मुझे एक सीट खराब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने मेंस एग्जाम नहीं दिया वीडियो का। इसके अलावा उस समय रेलवे की एक एनटीपीसी की वैकेंसी आ रखी थी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, वो भी मैंने दी और मेरे 6 के 6 लेवल सारे क्लियर हो गए। लेकिन वहां पर क्या था कि जॉब क्या मिलती है, घर से दूर मिलती है, और अपने राजस्थानी जो हैं वो घर को सबसे ज्यादा क्या मानते हैं, प्यारा मानते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते। तो मैंने पटवारी को ही चूज किया और वर्तमान में मैं देशमुख में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। बात यहीं तक नहीं है, इसके बाद मुझे लगा, उसी के साथ मैंने एक एग्जाम तो जो था एसआई का, सब इंस्पेक्टर का तैयारी में आरएस की ही कर रहा था, ये मैं प्लान बी के रूप में दे रहा था। आरएस प्री दिया, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी जब हो जाती है तो आरएस प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से आरएस प्री बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ और मैंने इसके साथ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी दे दिया। यहाँ पर मेरा दुर्भाग्य फिर से आप कह सकते हो कि आ गया मेरे साथ, मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, और वही दुर्भाग्य जो 2018 में था। मेंस और फिजिकल क्या थे, साथ साथ में थे। ये सरकार भी चाहती है कि कुछ लोग थानेदार बने और कुछ लोग आरएस बने, एक ही व्यक्ति दोनों ना बने, ऐसा हो सकता है। तो फिर से इस बार मैंने आरएस जो मुख्य परीक्षा थी उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया। मुझे लगा कि एक जो टैग होना चाहिए अच्छी पोस्ट का वो मुझ पर लग जाना चाहिए, तो मैंने इस बार फिजिकल की प्रिपरेशन की और ऑल ओवर राजस्थान मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया और ऑल ओवर राजस्थान मेरी 37th रैंक आई, और पुनः सौभाग्य से मैंने मेरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर दिया। राजस्थान टॉप तो नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट की टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आरएस में राजस्थान टॉप कर दें। उम्मीद है ये मैंने कहानी आपको इसलिए बताई इतनी बड़ी कि व्यक्ति के साथ संघर्ष हमेशा जुड़ा रहता है, तो संघर्ष से कभी भी आपको डरना नहीं है या भागना नहीं है। मुझ जैसा ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति, जैसे अभी राजेंद्र सर थे, ठेठ देसी भाषा जो बोलते हैं, मैं भी उसी प्रकार का बालक था, ठेठ देसी भाषा बोलता था। उस प्रकार का बालक जब यहाँ पर जयपुर जैसी महानगरी में आकर इस चकाचौंध में भी पढ़कर जा सकता है, तो आप जैसे इतने सभ्य जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप तो आरएस यूपीएससी आराम से क्लियर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ताकत सर की सौम्यता का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि 2018 में मैं मेंस में यहाँ पर ताकत सर से मिला था। उस समय मैंने मेंस की प्रिपरेशन यहाँ ताकत सर से की थी। तो ताकत सर की जो सौम्यता है मैं उसका हमेशा से ही प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि ये इतने सरल भाषा में अपने को कितने अच्छे से क्लियर करके बताते हैं कि कोई चीज आपके लिए कितनी जरूरी है, और कभी भी गुस्से जैसी नाम की चीज इनके व्यक्तित्व में झलकती ही नहीं है। तो मैं ठाकर सर को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, मौका मेरे को आज ही मिला है तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपनी सौम्यता से मुझ जैसे बालक को थानेदार जैसे पद पर लगाने में आपका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो मैं उसको निसंकोच रूप से उसको मानूंगा और हमेशा मानूंगा। अब बात कर लेते हैं, देखो आपके पास भी आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, पूरा ध्यान आपका आरएस पर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी वैकेंसी आए थानेदार की,
तो वहां पर आप देखोगे कि थानेदार और आरएस में आप एक इक्विवेलेंट चीज देखोगे। वो इक्विवेलेंट क्यों है उसका भी कारण है। जो थानेदार का जो सिलेबस है आप देखोगे वो आरएस प्री का सिलेबस के समान है, और थानेदार में थोड़ा आरएस मेंस का भी क्या है पार्ट जुड़ा हुआ है, वो है हिंदी के रूप में। तो आप जो जनरल स्टडी का जो आप सिलेबस देखोगे वो आरएस प्री के एकदम इक्विवेलेंट है, हूबहू है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपको भी इस एग्जाम के प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आरएस की अच्छे से प्रिपरेशन कर दी तो आप सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो बखूबी कर सकते हो। और जो दूसरा पेपर है हिंदी, हिंदी के लिए आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, आपको संधि समास 2-3 टॉपिक आते हैं और आप सोचकर चलते हैं कि थानेदार वाली हिंदी तो मेरे हो गई है। ऐसा नहीं है। आप जब हिंदी के सिलेबस को देखोगे तो आपको कम से कम 28 या 29 वहां पर आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे, और हम 2-3 टॉपिक या 4-5 टॉपिक को कर कर अगर जाते हैं तो वहां से आप मान लो मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन ही आते हैं। हिंदी के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो हिंदी का जब सिलेबस लो उस प्रत्येक टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदी ही सिलेक्शन करवाती है, मैं थोड़ा सा विपरीत हूं इसमें। हिंदी एक अच्छा पार्ट है, 50% ही है, 50% से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। और वर्तमान समय में तो प्रतिस्पर्धा का युग है, भयंकर प्रतिस्पर्धा है, कम से कम 75% अबोव आपके मार्क्स आते हैं, तभी आप खुद को क्या करते हो, सेफ फील करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हिंदी में मैं मेरी स्ट्रेटजी बता देता हूं, हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। तो हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, हिंदी के लिए आप किसी एक अच्छे अध्यापक से, जैसे लांबा सर है, राजेंद्र जी लांबा सर, इनके मैंने 2-3 वीडियो जब 2018 में मैं था तो वो वीडियो देखे थे, 2021 में भी वीडियो देखे, जो इनके पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो किसी भी अच्छे अध्यापक से हिंदी की कोचिंग करके उसके बाद आप पर की हिंदी पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम प्रत्येक टॉपिक के आपको 200 से 300 जो उदाहरण है वो अगर आप कर लेते हो तो आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश जो एक बुक आती है वो पढ़ी, उसके अलावा मानस, जो मानस पब्लिकेशन की आती है हिंदी व्याकरण की, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं हर टॉपिक के पीछे 150 से 200 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अलावा एक सहायक बुक के रूप में जो 9th to 12th आती है रचना प्रबोध नाम की, उसको भी मैंने अपनाया था, यूज लिया था। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लोगे तो निसंकोच रूप से आप 180 प्लस हिंदी में स्कोर कर पाओगे। मैं मेरा हिंदी का स्कोर बता देता हूँ, 168 मेरा हिंदी का स्कोर रहा था। अब मेरा जो बेहतरीन जो पक्ष था वो मेरा था जीएस का, मेरे जीएस में 156.66 मार्क्स आए थे, और इसका जो मैं कारण मानता हूं वो था मेरी आरएस की तैयारी। आरएस की तैयारी ने मेरे को यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि आप जीएस के पेपर में अगर 80% के पास चले जाते हो तो ये बहुत ही शानदार क्या होता है, स्कोर होता है। तो जीएस में भी आप जब सिलेबस को देखोगे तो आपके सामने एक समुद्र जैसा नजर आने लगेगा। इतिहास की बात करते हैं, उसमें भी 3 इतिहास, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब फिर उसमें सब पार्ट करते हैं तो राजस्थान का एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर भारत का एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, फिर वर्ल्ड का एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को इस प्रकार से सब पार्ट में बांटते हैं, तो लगभग 20 से 25 हमारे सामने सब्जेक्ट आ जाते हैं। इतने बड़े सब्जेक्ट को कवर कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें, पुराने पेपरों का आप जब क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपके सामने अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी कि एग्जामिनर चाहता क्या है हमसे, या किस टॉपिक को ज्यादा वो वेटेज दे रहा है। अगर हमें जिस दिन देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं और
1200 सीसी का सबको ही मस्तिष्क दे रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 1500 दे दिया या आयुष भाई को 1600 सीसी का दे दिया, ऐसा नहीं है। सबको भगवान ने एक जैसा ही मस्तिष्क दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि सारे ही पढ़ाई करते हैं, सेलेक्ट कुछ होते हैं और बाकी क्या हो जाते हैं, फिर से वही कंपटीशन की लाइन में चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? मैं जो कारण मानता हूं, देखो हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। मैं जो कारण मानता हूं वो है उस एग्जाम को समझ नहीं पाता है कि एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है, और कोई भी डिमांड जो है वो समझने के लिए हमें पहले के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप जब जीएस को पेपर को देखोगे तो जीएस के पेपर के लिए आपको हमेशा कुछ चीजें हैं वो हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको जो आप इस पार्ट करोगे इसके, तो आप देखोगे एक जो टॉप 15 क्वेश्चन जो आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन का वेटेज रे होता है, मैथ और रीजनिंग का होता है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 100 स्कोर कर सकते हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन वो हम इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ विद्यार्थियों की ये रहती है कि सर हम तो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस हो क्या, मैथ रीजनिंग हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस सिलेबस को पढ़ोगे तो वहां पर आपको मैथ नहीं लिख रखा होगा, वहां पर मेंटल एबिलिटी लिख रखा होगा। मैथ होती ही नहीं है, वो एक्चुअल में आपकी मानसिक योग्यता का परीक्षण है, और मानसिक योग्यता सब में बराबर है। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पहले से बेहतर हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से अच्छा कर सकते हो। अगर पहले से आपको नहीं है, एक डर है, फोबिया है, तो आप रामनिवास माथुरिया की एक बुक आती है, उस बुक से करते हो तो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ भी ध्यान रखना, आपको पूरी रामनिवास जो सर वाली जो बुक है वो पूरी नहीं करनी है। हमेशा सिलेबस को पास में ही रखना है। पहला कहानी आपको ये करना है कि आपको सिलेबस पूरा का पूरा क्या हो, याद होना चाहिए। सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। अब आप कहोगे कि बड़ी मूर्खता की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर तो पहले पढ़ाई कर ले, कुछ इससे अच्छा कोई और दूसरा टॉपिक याद करें, नहीं, सिलेबस ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उससे आपके दिमाग में ज्ञान रहेगा कि मुझे पढ़ना क्या है। आप कोई दूसरे सिलेबस से इतर जाने का प्रयास करोगे तो आपका दिमाग कह देगा नहीं भाई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो सही रास्ते पर वापस से आ जा, ठीक है। तो हमेशा जो टॉपिक दे रखे हैं टॉपिक को ही पढ़ना है, अदर आपको नहीं पढ़ना है। अब बात आती है इसके बाद में इकोनॉमिक्स जो एक सेक्शन है। आप जब इकोनॉमिक के सेक्शन को देखोगे तो बहुत भयंकर है। ऐसा लगता है कि बेसिक इकोनॉमी से लेकर एडवांस इकोनॉमी सारी इसमें डाल दी है। लेकिन आप जब एग्जाम को उठाकर देखोगे, आरएस का एग्जाम लोगे या चाहे एसआई का एग्जाम लोगे, तो आप जो लेवल ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो दो चीजों से मिल जाएगा। एक करंट में जो सरकार की योजनाएं हैं, और एक जो गवर्नमेंट की आर्थिक समीक्षा आती है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो इकोनॉमी के लिए आपको जिस साल परीक्षा आई है उस साल का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करना होता है। अब बात आती है उसके बाद में जो एक अच्छा सेक्शन रहता है, सेगमेंट रहता है, वो जियोग्राफी का रहता है। जियोग्राफी एक ऐसा सेक्शन है, मैथ की तरह समझ में आ गया तो आप आराम से सारी चीजें कर लोगे। आपके पास क्वेश्चन कोई नया भी आता है तो आप उसको समझ कर ऑप्शन मेथड से भी वो हो सकता है। अगर समझ में आपके भूगोल नहीं आई है तो आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए भूगोल सेगमेंट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आप इसके लिए क्लास नोट्स हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो अलग अलग जो बुक्स आती है, ऑथेंटिक जो बुक्स मानी जाती है, जैसे हरिमोहन सक्सेना राजस्थान में काफी प्रचलित है, उसमें से जो टॉपिक है वो पढ़ें। और इसके अलावा इंडियन जियोग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल है, उसमें से जो टॉपिक पूरी महेश कुमार बर्नवाल यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आरएस और आप क्या कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो तो पूरी महेश कुमार बर्नवाल नहीं पढ़नी होती है। जो टॉपिक आपके दे रखे होते हैं वो आपको क्या करना है, पढ़ने हैं। उसके बाद में बात आती है जो सबसे गंभीर जो है वो आती है हिस्ट्री, इतिहास।
सबसे बड़ी समस्या और मेरे लिए भी बहुत बड़ी समस्या, हिस्ट्री में मैं शुरू से ही थोड़ा कमजोर रहा हूँ, या मान सकते हो कि पढ़ने में रुचि कम रही है। अब भाई राजा महाराजाओं को कौन पढ़े, कितनी, एक तो उनके रानियों की कमी नहीं थी, है? कहा जाता है कि कौन था, मान सिंह जी थे, पता नहीं कौन थे, 16 हजार रानियां, उन्होंने तो श्री कृष्ण जी को भी पीछे छोड़ दिया था, है? ऐसा ही कुछ है क्या? ठीक है, फैक्ट गलत हो सकता है भाई, सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, मैंने कोई हिस्ट्री में पीएचडी नहीं कर ली है, ठीक है। तो कहने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य है कि हिस्ट्री वाले सेगमेंट को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ध्यान से क्यों? आप हिस्ट्री वाले सेगमेंट को देखते हो तो वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो देखेंगे आप, देखोगे आर्ट एंड कल्चर से देखोगे। जो कला संस्कृति है उसको बहुत बेहतर कीजिए, बजाय आप राजाओं महाराजाओं को। मैं ये नहीं कहता कि राजा महाराजा पढ़ने नहीं है, देखो मैं यहाँ पर एग्जामिनर हूं, नहीं बोल नहीं सकता, मैं मेरी स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ। तो आप हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है बहुत बेहतर करें। इसके अलावा जो आपके आधुनिक भारत का इतिहास है उसको आप बहुत शानदार कर सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप क्लास नोट्स, इसके अलावा स्पेक्ट्रम की जो आती है बुक है उसको प्रेफर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम में भी जो आपके टॉपिक सिलेबस में है, पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठोगे तो साल भर भी खत्म नहीं होगी। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। बाकी एक बात हमेशा ध्यान देना, आपने एग्जाम में दिया होगा, आपने नहीं दिया तो मैंने तो दे लिया, इतने एग्जाम दिए हैं तो ध्यान तो चला गया नहीं देने पर भी। वो क्या है कि आप देखो कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो तो सबको आता है, सबको, चाहे हिस्ट्री में उसने पीएचडी कर रखी हो, चाहे हिस्ट्री का मेरे जैसे साधारण बालक रहा हो। और जो नहीं आता है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि वो किसी को नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है, चाहे वो हिस्ट्री का पीएचडी का स्टूडेंट हो। वैसे ही हमारे एसआई में क्वेश्चन आया था, शायद अकबर ने कितने गांव दिए थे, ऐसा कुछ, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं, हो सकता है कुछ हो जिनके ये सही हो गया हो तुक्के पद्धति से, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये क्वेश्चन आता होगा। तो ये हिस्ट्री के बारे में बात होगी, इसमें आप इस प्रकार इन चीजों को कवर कर सकते हो। अब पीछे कौन सा सेगमेंट रहा भाई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत भयंकर है भाई, कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ज्यादा भयंकर है, क्योंकि केमिस्ट्री धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, हमारे लिए बस की बात नहीं है। इसमें भी आप इसको तोड़कर देखोगे तो आपको इजी लगे। देखो जैसे वो सर ने भी बताया था ना, कौन से मांझी साहब थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी है कि आप इसमें देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट को तोड़कर देखोगे तो आपको बहुत इजी नजर आने लगेगा। कुछ चीजें हैं जैसे करंट से आती है, कि जो करंट से क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती है, एक हमारा डिफेंस आता है और एक हमारी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट की आती है। बाकी आप करंट को देखते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख लेना, हमेशा किससे आएगा? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आएगा, और दूसरा किससे आएगा? डिफेंस से आएगा। डिफेंस में क्या आएगा? ये मिसाइल प्रक्षेपित की गई, अग्नि 5 की गई, या अंतरिक्ष में क्या आएगा? ये उपग्रह छोड़ा गया, या इसका नाम क्या था, ये चीजें आती है। तो यही तो साइंस टेक्नोलॉजी है, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या इश्यू है। और दूसरी बात, आप बायोलॉजी के पार्ट को देखोगे, बहुत इजी है बायोलॉजी, बायोलॉजी कोई भी समझ सकता है। और वहां पर कोई बायोलॉजी ऐसे नहीं आती कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें सिर्फ पता करना होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, संतुलित आहार क्या है, ये सारी चीजें आती है, तो आप इजी से कर सकते हो। बाकी बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? वन लाइनर क्वेश्चन याद कर सकते हो। वन लाइनर कैसे? एसआई मात्रक, लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आता है फिजिक्स वाले पोर्शन से, कि इसका कार्य का जो एसआई मात्रक है क्या है, ऊर्जा का क्या है, शक्ति का क्या है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखोगे हर एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। अब बताओ भाई क्या बचा पीछे? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। क्यों मैं आसान इसलिए मानता हूं
क्योंकि मैंने एमए इसी में किया है और उसके बाद में नेट जेआरएफ भी इसी में किया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत की बुक को प्रेफर कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत को भी पूरा नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी में ध्यान देना, आजकल जो एग्जामिनर की सोच है वो एम लक्ष्मीकांत से उठ चुकी है और वो पता नहीं कहां पहुंच गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन रख रहा है जो बहुत मुश्किल होते हैं, टेढ़ा काम, एक्चुअल प्रश्न पूछने लग गया। भाई पूछता है कि आरपीएससी का ऐसा अध्यक्ष बताओ जो राज्यपाल रह चुका है या जो कैबिनेट सचिव रह चुका है या वो नौसेना का अध्यक्ष रह चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखोगे कि ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप मार्केट में फैक्चुअल जो राजस्थान पॉलिटी की कोई बुक आती हो उसको पढ़ सकते हो, या इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितने भी राजस्थान पॉलिटी में आपके जो टॉपिक है उनके लिए आप देखो स्टेट, आप मोबाइल का यूज तो लगभग सभी करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का जमाना है भाई, कौन नहीं करता, यूज सारे ही करते हैं। तो यूज करते हो तो उसमें से 5-10 मिनट आप रोज क्या कर सकते हो, आप जो भी आपके टॉपिक है जैसे आरपीएससी, तो आरपीएससी सर्च करो और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नाम का आएगा लिखा हुआ, उसमें पूरी उसकी हिस्ट्री के बारे में आ जाएगा, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग वो पढ़ना चाहते हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग इंटरनेट पर सर्च करोगे तो उसकी साइट ओपन हो जाएगी, वहां उसकी हिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप मोबाइल का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। करंट अफेयर, इसके लिए आप जब वैकेंसी आती है मेरी धारणा यही रहती है कुछ दिन से करंट आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2 साल से पहले करंट पढ़ते हो तो आपकी करंट का पोथा एक बहुत बड़ा हो जाता है, भई बाट जैसे बांधते हैं ना उस प्रकार से बांधना पड़ता है और वो चेंज होता रहता है। तो मेरी इसमें धारणा यही रही है, जिस न्यूज़पेपर पढ़ते रहो उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आपकी आ जाती है उस दिन से आप उसको राइट डाउन किसी नोट्स में करना स्टार्ट कर दें, या राइट डाउन नहीं करते हो तो इसके अलावा आप जो मार्केट में 11-12 रुपए की एक पुस्तक आती है जो सभी सजेस्ट करते हैं, क्रोनोलॉजी, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, उसको पढ़ सकते हैं। और उसके सब पार्ट के रूप में मूमल नाम की भी आती है, वार्षिका या अर्धवार्षिका क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो करंट उससे आपका बेहतर हो सकता है। मैंने यही चीजें इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा गीतांजलि में कोचिंग की थी 2018 में आरएस मेंस की, तो वहां से भी कुछ बहुत फायदा मिला, हिंदी में भी फायदा मिला। तो यही चीजें रही हैं और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें, ये बहुत जरूरी है। आप मेरे जैसे ही आप कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जयपुर जैसे महाशहर में आते हैं, तो पहले दिन मेरे दिमाग में आपको पता है क्या आया था, मैं जब रेलवे स्टेशन पे उतरा था मैंने कहा इतनी भीड़ में मेरा अस्तित्व क्या होगा, सोचकर मैं घबरा गया था। फिर वहां से आगे चला, मैंने सोचा चलो ये तो पढ़ाई वाले नहीं, ये तो काम धंधे वाले हैं। फिर वहां से जब कोचिंगों की ओर गया तो हर एक बैग पीछे लटकाया हुआ उस पर किसी ना किसी कोचिंग का नाम लिखा था, फिर तो सर चकरा गया। एक बारी 2-3 दिन तो एडजस्ट ही नहीं हो पाया कि हम कर क्या पाएंगे यहाँ पर आकर। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम, आप मानकर चलो बहुत कम है। पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जगदीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार साझा करने का मौका दिया। आप सभी को अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप सभी बेहतर करें। देखिए देवेंद्र जी ने अपने बारे में आपको बताया और अपनी तैयारी को लेकर के उन्होंने आपसे साझा किया। उम्मीद है आपने बहुत कुछ ग्रहण किया होगा। निश्चित रूप से ध्यान देना कि राह में मुश्किल होंगी हजार,
राह में मुश्किल होंगी हजार, कदम बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान देना, राह में मुश्किल होंगी हजार, कदम बढ़ाना पड़ेगा। यदि सफलता चाहते हो तो आपको खुद ही आगे जाना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। और वही उन्होंने बताया, मैं उनको सुन रहा था काफी देर से, तो उन्होंने अपनी पूरी, मैं तो ये कहूंगा, जीवनी के बारे में बताया कि कहां कहां कब कब एग्जाम दिए, किन किन एग्जामों में सफलता मिली। एक टाइम ऐसा भी होता है, एक समय ऐसा भी होता है कि जब हमें सफलता नहीं मिल रही होती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ क्या चल रही है। और जब आपको सफलता मिलती है तो फिर मतलब आपकी किस्मत जब खुलती है तो हो सकता है आप लगातार सफल होते हुए चले जाएं। ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल है हमारे सामने। आपने प्रेमचंद बेलू जी के बारे में सुना होगा। आप राजस्थान में हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो जरूर देखता है, उनके बारे में जरूर जानता है। और पश्चिमी राजस्थान के स्टूडेंट को लगभग सभी जानते हैं। तो इसी घड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा आयुष जी को, आप आए और हमारे स्टूडेंट को संबोधित करें। ये भी इसमें ऐसे ही करके यहाँ लगा दो, मेरे को लगाना नहीं आता। हेलो, चलो जी, स्टार्ट। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? जो भाइयों बहनों, मेरे हाथ पांव कांपेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आवाज कांपेगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है? और मैं क्या थोड़ा सा घबराया हुआ है ना, पानी पीऊंगा, वो ध्यान नहीं देना। सबसे पहले तो जगदीश जी ताकर सर का धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया। और मैं भी आप लोगों की तरह एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, एकदम मनमौजी, टाइम खराब करने वाला, घंटों घंटों वाला, तो उस टाइप का सच में रहा हूँ। मेरा पढ़ाई के प्रति एक ही है, जब करो टाइम मत देखो 10 घंटे 8 घंटे, नहीं करो रिग्रेट मत करो, जो हो गया हो गया। नेवर रिग्रेट ऑन योर पास्ट। कल क्या हुआ नहीं पता, आज खराब नहीं होना चाहिए। चिंता करनी है आज की करो, भविष्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, और भूत का तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। ये चीजें पढ़ाई में मैं फिर से बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ाई की है मैंने मेरी जिंदगी में। सबसे कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, मेरी यही स्ट्रेटेजी है। मेरे को कुछ भी देखना हो, मैं यूट्यूब पे सर्च करता, सबसे कम मिनट का वीडियो इस टॉपिक पे, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो कौन सा है, सच में। मैंने इधर उधर बहुत धक्के खाए हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स मैंने कर लिया अच्छे अच्छे कॉलेजों से, पर मन में था सरकारी नौकरी करनी है। एक बार कीड़ा जगानी है, अभी तो आईएएस के एग्जाम करेंगे, वो गया वहां करी, हाथ पांव मारे, जाते पहली बार में सिलेबस चेंज हो गया। 1 साल तैयारी की, सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। पहले क्या है, आईएएस का यदि नहीं जानते होंगे कई लोग, पहले जीके जीएस का पार्ट आता था। हम गए, तैयारी करी, जीके जीएस पढ़ा, उस टाइम सिलेबस चेंज पूरा हटा दिया, नया पेपर जोड़ दिया, 10 सब्जेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बार तैयारी करी, प्री भी निकाल लिया, मेंस में रह गए। ब्रांच थी मैकेनिकल, तो इंजीनियरिंग के लिए वो जानते हैं सबसे एग्जाम है जिसमें गवर्नमेंट जॉब का स्कोप सबसे कम है। फिर अगले साल वैकेंसी कम होगी। पहली बार जब एग्जाम थी, जब 150 वैकेंसी थी ऑल इंडिया, उसमें मेंस लिखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसके बाद में रेलवे होता है मैकेनिकल का मेन, उसको हटा दिया गया और पोस्ट लगी ऑल इंडिया 50-60। एक बार एग्जाम दिया, समझ में आ गया, नहीं बनी अपने लिए, छोड़ दी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मास्टर्स, वो भी इसलिए कि कोई ये नहीं कहे कि 5-6 साल क्या कर रहे हो भाई, इसलिए मास्टर्स किया, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप मिलती थी 12,500 रुपए महीने की, 2 साल तक हॉस्टल मिला जयपुर में रहने को, मास्टर्स कर लिया। वहां पे मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मेरे गाइड को मैंने पहले दिन कहा, सर मेरा एमटेक से कोई रिलेशन नहीं है, आप कहोगे तो ऐसे रहेंगे अपन। तो हुई भी 1-2 बार खटपट, पर गाइड थोड़े समझदार थे, यंग थे, वो बोले कि ठीक है करो तैयारी। हाँ थी, ये तो थी स्ट्रगल की एग्जाम। उसके बाद दिमाग में पता नहीं क्या केड़ा जगह तो करनी है, तो राजस्थान में कोई एग्जाम करनी है, और थोड़े से अपने आप को इंजीनियरिंग या मास्टर्स करे को हाई लेवल का समझते हैं, तो छोटी मोटी एग्जाम नहीं देनी है।
ऐसा नहीं है दी है, घर वालों के कारण देनी पड़ी है, फिर भी ना पढ़े थी, फिर भी किस्मत से ठीक ठाक मार्क्स उनमें आ गए। ये तो थी। अब रही बात स्ट्रेटेजी की, मैंने सर्वप्रथम 2018 में किसी एक कोचिंग संस्थान से 3 महीने की कोचिंग करी है सिर्फ। उस कोचिंग के दौरान मैं फिर से कहूंगा कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। मेरी स्ट्रेटेजी है मैक्सिमम इनपुट, मतलब मैक्सिमम मेहनत और मिनिमम आउटपुट। ऐसे उल्टा बोल गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, हिंदी बोलते हैं बंदा, ये है। तो मैंने उस टाइम जीके को एज ए मैथमेटिक्स पढ़ा। अभी आप बोलोगे जीके को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ सकते हो? तो का पढ़ा याद किया बचपन में? याद हुआ है? भूले हो जिंदगी में कभी? वो सेम मेरे साथ है। जिस दिन यदि हिस्ट्री टॉपिक सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री कितने दिन चलेगा? 30 दिन, 40 दिन, इतना चलता ही होगा कि 1-2 घंटे क्लास में। मैंने हमेशा से हिस्ट्री, यदि 10वीं क्लास चल रही है, 11वीं चल, मैंने हमेशा से हिस्ट्री पहले दिन से पढ़ा और लिख लिख के पढ़ा है। एक बार मेहनत की, 3 महीने की हो, वो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट मेहनत थी। उसके बाद मैंने उतनी मेहनत कभी की नहीं। उसके दौरान यदि आप 30वें दिन भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले दिन से पढ़ो। अब आप कहोगे 30वें दिन तो एक कॉपी भर के कैसे लिख के पढ़ सकते हैं? आप 30 दिन लगातार लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आधी चीजें तो आप हाथ रख के आंखों दिमाग में पढ़ लो कि अच्छा ये होता है, जो नहीं आता है वो लिख लो। और इस चीज को मैं मेरा प्राउड या घमंड बोलूं कि मेरे को राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, टेक ऐसे आते हैं, शायद ही मेरे साथियों को नहीं आते होंगे। हालांकि मैं मास्टर नहीं हूँ, मेरे को पेपर में जितना आता है मेरे को वो बखूबी आता है, और उसी ने मेरा इस तैयारी में एकदम सहयोग किया है। आप लोगों की तरह मेरे को भी इंडियन पोर्शन बहुत बेकार लगता है। मैंने इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, वही सबसे कम मिनट के वीडियो देखे हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का इस टॉपिक पे। और हाँ, सबसे जरूरी है पुराने साल के क्वेश्चंस याद होने चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, वो सबसे मस्ट है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, पुराने साल के पेपर आपके ऐसे छपना चाहिए, लाइन अच्छा है, यहाँ से इस टाइप से 2 क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन बना है, ये वाला क्वेश्चन बना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको यदि 50% भी आता है ना तो आपको बहुत आता है। जीके किसी को आता ही नहीं है, कोई मास्टर है ही नहीं। ये है पढ़ने का तरीका। समझ में आया मैथमेटिक्स की तरह कैसे पढ़ना है? बहुत मुश्किल है, एक दिन करोगे 10-15 दिन बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार कर लिया, सबसे बेस्ट तरीका एक बार करके देखना, 5 से 6 दिन करके देखना। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जीके जिंदगी में एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने 2018 में पढ़ा है, उसके बाद में मैंने जो मेरी एसए की तैयारी में मेरा जीके पे सिर्फ 10% टाइम रहा है, वो भी सिर्फ एक बार रीडिंग मारनी थी मेरे को कि कहीं। हालांकि उसका नुकसान ये है कि आप 3-4 साल बाद रीडिंग मारोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होंगे, तो इसका है कि आप बीच बीच में रीडिंग मार लो। हर एग्जाम दो, रीडिंग अपने आप लग जाएगी। इतनी एग्जाम आती है, क्या फर्क पड़ता है कांस्टेबल की दे रहे हो, आरएस की दे रहे हो, क्या है, एग्जाम देनी है अपन को, तो जीके याद करना है, पेपर दे के कर लो। ये है। तो ये बोलता है कि पढ़ाई के दौरान मेरी रिदम टूट गई, सबकी टूटती है, लेकिन जब पढ़ो तो वैसा पढ़ोगी, बस यही करना है। कई लोग कहते हैं मोबाइल सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरी मोबाइल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरा मोबाइल चालू रहता है, उसमें कोई ना कोई मूवी या वेब सीरीज चलती है। सच में ये बात सच है। आप लोगों को लगेगा कि ये फेंक रहा है, मैंने ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं छोड़ी जो मैं आने के दूसरे दिन के अंदर खत्म नहीं करी हो। लेकिन ये नहीं है कि मैं उस टाइम में पढ़ता था, वेब सीरीज चला के मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे को सिटिंग उसी से आती थी, वरना तो आधे घंटे में थक जाए आदमी। तो सबका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, पर वो चीज, जो चीज आपकी कमजोरी है ना, उसको स्ट्रेंथ बना लो। मेरी मोबाइल कमजोरी है, पर वो मेरी अब स्ट्रेंथ है। ये तो है पढ़ने का तरीका, सिंपल एंड शॉर्ट है कि ऐसे पढ़ो कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर है, इनमें मेरे को बहुत कम आती है, पर उतना आता है जितना एग्जाम में आता है। पुराने साल के पेपर याद है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मार्केट में घनी बुक है, और एक
11th 12th की बुक्स हैं वो मैं कई बार रीडिंग मार लेता हूँ, उनमें से मेरा काम चल जाता है। इतना काम चल जाता है कि 10 में से 5-6 क्वेश्चन सही हो जाए। और मेरे को लगता है कि यदि आपका कुछ पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप पूरे में से पूरे कर दो तो उसमें से कुछ खामियां चल जाती हैं। पर ये नहीं है कि आपके सारे ऊपर ऊपर से पढ़े हो, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ तो आपको घोटने पड़ेंगे, जैसे वो रट्टा मार के घोटो चाहे लिख के घोटो, पर घोटने पड़ेंगे। तो रही बात ऐसे की तैयारी के दौरान, मेरे को मेरा एक दो साथी ऐसे मिले जो पढ़ने वाले थे, उनके कारण मैं भी ढंग से उनको देखे थे कि पढ़ने लग गया। उसमें एक साथी हैं जो विकास, जिनके आप फोटो देख रहे हो बार बार, 43 रैंक है। हम रूममेट थे। और एक 220 रैंक का सतेंद्र, वो भी हमारा जूनियर था, वो भी टच में रहता था। तो पढ़ाई के दौरान मैं पढ़ता था बहुत कम किताबें, उसके पास हिंदी की 7 से 8 किताबें थी। मेरे को नाम बहुत कम याद, जैसे राघव प्रकाश है, एक रतन गोयल भावी है, राजेंद्र रामा सर की मानस पब्लिकेशन की है, कोई हरिमोहन सक्सेना, बहुत बुक थी। और उसने मेरे से बताऊं तो 3 से 4 गुना मेहनत करी उस तैयारी के दौरान में। लाइब्रेरी में सुबह जाना, रात को आना, खाने के लिए 1 मिनट के आना, बहुत मेहनत करी उसने। उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो उस उभरने में उसको 8-9 महीने लग गए थे। फिर वो बोले तैयारी करनी है, तो हमने कहा कि हमारे साथ रह के तैयारी कर। और उसने, हालांकि उसकी तैयारी पहले से करी हुई थी, पर उसने 2-3 महीने हमने ऐसी तैयारी करी कि अब दोबारा तैयारी नहीं करनी, उस टाइप से। मैं पढ़ता सबसे कम, वही कि एक पतली सी, मैंने हिंदी की एक पतली सी बुक आती है रतन गोयल भावी, मुख्यतः मैंने मेरी ग्रामर वहां से करी है। मार्क जैसे पहले 9th to 12th बुक आती थी रतन गोयल भावी, वो है। और कुछ रटने वाला पोर्शन होता है, वो तो देखो आपको किसी अच्छी बुक से करना ही पड़ेगा। जैसे मानस पब्लिकेशन है, उसमें काफी कुछ है, पर्यायवाची है, परिभाषिक शब्दावली है, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगे। मेरी किस्मत ये थी कि मेरा दोस्त करता था मेहनत, और शाम को आके मेरे को सुनाता था परिभाषिक शब्दावली। मैं इधर उधर मोबाइल चलता है, सुन ले, मगर यार तू बहुत ज्यादा पढ़ता है, मैं नहीं सुना, फिर भी वो मेरे को सुना देता था। और मेरी किस्मत देखो, मैंने परिभाषिक शब्दावली बहुत कम पढ़ी, और मेरे 8 में से 7 क्वेश्चन सही थे, और जो मेरे को सुनाता था उसके 8 में से 4 क्वेश्चन गलत थे। पर हिंदी में हम दोनों के बराबर स्कोर है, लगभग 185 के आसपास। और हमें तैयारी के दौरान ऐसे पता था, जैसे हम कोई टेस्ट सीरीज साथ में ज्वाइन करेगी, तो मैं सोचता यार क्वेश्चन में सोच के करूंगा, तो मेरे को बोलता है तू कहीं तुम्हारा ना मार दे, बोले मेरे को नहीं आता तो तेरे को भी नहीं आता, क्योंकि हमने साथ में पढ़ाई करी है। तो हमें तैयारी का हमारा लेवल ऐसा था कि हम एक दूसरे माइंड में पढ़ सकते थे कि इसको क्वेश्चन नहीं आता, ये है। और सबसे बड़ी बात आती है करंट अफेयर्स की है। लोग करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। करंट अफेयर में मैंने फिर से वही सबसे कम किससे मिलेगा, मूमल में मिलता था मेरे को। 2 महीने की एक मैगजीन आती थी, एग्जाम से पहले की 3 या 4 मैगजीन पढ़नी थी मेरे को। उसमें से वही 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और सबके इतने होते हैं, वो कुछ जो दिन रात पढ़ता है उसके भी 7-8-9 पूरे क्वेश्चन जीके में बहुत कम होंगे जो सही करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़ो ना, वो 2 मूमल भी पढ़ो, तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। एक बार जैसे मेरी खासियत थी कि मैं जैसे मूमल की बुक आती मार्केट में आते सबसे पहले खरीद के लाता, और पहले दिन के अंदर वेब सीरीज चला के पूरी रीडिंग मार देता, अंडरलाइन कर लेता, पता चलता कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता, क्योंकि एग्जाम का आप पैटर्न फॉलो करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा। एक दिन में पूरी मूमल के 60-70 पेज खत्म, रख दो। एग्जाम के टाइम के 5-10 दिन पहले फिर से उठाओ, जो अंडरलाइन किया, जो पोर्शन जो इंपोर्टेंट लगाया उनको लिख लिख के याद कर लो, नहीं भूलोगे। और एग्जाम में है कि आप एक बार पढ़ा हुआ है ना कहीं से आपको वो हिंट दे देगा कि यार इसका आंसर ये है। कई बार तुक्के मारते हैं, तुक्के मारने में भी अकल रखनी चाहिए, यदि आप पैटर्न फॉलो करते हो तो। जैसे मेरे साइंस टे का क्वेश्चन है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, करंट अफेयर का था, नहीं पता था, पर मैंने इंग्लिश वर्ड दिखा, वो एंटी रेडिएशन आएगा तो इंग्लिश वर्ड में AR नाम तो जरूर आएगा। किस्मत से एक ऑप्शन में AR नाम मिल गया मेरे को, रुद्रम मिसाइल नाम था उसका, और मैंने एंटी रेडिएशन मैंने लगा एंटी रेडिएशन हो सकती है, मैंने तुक्का मार दिया। जब मैंने किस्मत से कुछ दिन बाद मैंने एक बुक पढ़ रहा था, उसमें जैसा मैंने एग्जैक्ट सोचा AR का मतलब एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ड उस बुक में मिला। ये हर क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, पर कुछ में जैसे साइंस टेक वाले हैं जो इंग्लिश वर्ड्स आते हैं ना, उनको आप
क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि इंग्लिश वर्ड, जैसे एक एसीएफ का एग्जाम था, ऐसे कोई आर्म मशीन से था, कोई शॉर्ट आर्म, उस टाइम मैंने दिमाग नहीं लगाया, उसमें बिल्कुल सिंपल लिखा था SAAW, और सिर्फ उसी क्वेश्चन की वो शॉर्ट फॉर्म बन सकती थी। यदि मैं दिमाग लगाता तो उससे हो जाता। तो तुक्के मारने में थोड़ी अकल रखनी चाहिए, हर क्वेश्चन में तुक्के नहीं मारने चाहिए। ये आप किसी को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड पूछना कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना। पर हाँ, एक बात जरूर, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो ना, तो उसको मान लो भगवान की, जो वो पढ़ा रहा है ना, उससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा रहा। और उसको ऐसे पढ़ लो कि जो नोट्स में लिखा है वो तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी आप यहाँ आए हो तो यहाँ इतना दिल लगा के पढ़ो कि कई लोगों की मैंने आदत देखी है, यार उस कोचिंग में तो ये डेट ऐसे लिखा है, यार ये वाले सर गलत पढ़ा रहे हैं, फिर वो सर उसमें से, भाई जब तेरे को पता है कि यहाँ गलत लिखाई है तो कोई सही लिख लेना, और सर को जाके बता दो सर ऐसी कुछ मैंने पढ़ा है, सर से डाउट क्लियर करो पूरी क्लास में, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो। बहुत देखा मैंने कोचिंग में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो भी इंसान में कोई डेट निकल जाए, ये है। तो अब शॉर्ट और सिंपल में वापस बताता हूँ। सबसे पहले तो है कि जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वो नोट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और पहले दिन से ही उनको मैथमेटिक्स टाइप पढ़ना शुरू कर दो, लिख लिख के। जितना लिखोगे, लिखते टाइम दिमाग काम करता है, आंख काम करती है, बोलते हो मुंह काम करता है, और हाथ, चार चार चीजें एक साथ आपको वो चीज पढ़ने में काम में आती है, वो चीज आपको कभी धोखा नहीं देगी। करके देखना। और जो शॉर्टकट ढूंढने पड़ेगा, सबसे शॉर्टकट यही है, एक बार 2-3 महीने मेहनत कर लो, फिर आपको किसी भी एग्जाम में ना उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी सब करते हैं। ये मत भागो कि यार वो क्वेश्चन उस बुक से आ रहा है, उस बुक से तो जो 10 में से 8 क्वेश्चन आते हैं वो आपको आ रहे हैं क्या, उस बुक से तो वो एक क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन के पीछे मत भागो जो किसी को नहीं आते। जो 80% आता है, वो 80% में आप 70% नंबर तो ले आओ। कितनी जाती है कट ऑफ जीके जीएस वाले पेपर की? 80% तो आपको हर एक कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएगा, 80 to 90 मिल जाता है ना। वो जो कोचिंग वाला मटेरियल को ऐसे पढ़ो कि बस यही है, इसके अलावा कोई बुक नहीं है। जब तक कोचिंग कर रहे हो उसके अलावा फालतू बुक्स छोड़ दो कि ये बुक में मटेरियल है, वो बात की बात है जब आपको हो जाएगी अब तो मेरे पास कुछ पढ़ने को बचा नहीं, कुछ नया पढ़ना है, तो कोई स्टैंडर्ड बुक, उसमें भी काम की चीजें कि यार ये चीज मेरा टॉपिक कम है, इसमें से मेरे को पढ़ना है। तो सबसे कम पढ़ाई का तो यही है कोचिंग के नोट्स। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं गीतांजलि कोचिंग में भी, तो जो पढ़ाते हैं ना उनको अपने से तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत ही रिसर्च करके पढ़ाते हैं, उनको पता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से है, किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो जितनी बुक आप दिमाग में सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, वो सारी वो पढ़ के आते हैं और उसमें से ही छांट के आप अपने को लिखाते हैं। फिर भी अपन क्या भागते हैं, यार पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत पढ़ेगा ना तो पॉलिटी आएगी नहीं। मैंने लक्ष्मीकांत मेरी जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी। कोचिंग के नोट्स, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नोट्स और पुराने साल के पेपर वो जरूरी मस्ट है। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आया, कोई निर्वाचन आयोग की कोई डेट थी या पता नहीं कोई की, उसकी स्टेटमेंट है जुलाई 1994 में स्थापना हुई। मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था, पर मेरे को ये पता था कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुराने पेपर का क्वेश्चन आया हुआ था। एक इसी में एसआई की पेपर में बात है, मेरे को पता था ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मैंने सेकंड स्टेटमेंट गलत किया और उसके बाद में अपने आप मेरा क्वेश्चन सही होगा। पुराने क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है। जबकि मेरे जो 43 रैंक वाला दोस्त है उसको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, वो कहता है मेरे को पॉलिटी बहुत, फिर उसने वो क्वेश्चन गलत किया क्योंकि उसका पढ़ा हुआ नहीं था। क्योंकि जब आरबीएससी ने पूछा तो 94 ऐसे उसका ईयर था, वो तो सेम था। आरबीएससी खेली महीने में, अप्रैल की जगह जुलाई कर दिया उसने, वो था पुराने साल के पेपर में से। तो पुराने साल के पेपर, जैसे आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो आरपीएससी के पुराने साल के पेपर तो होने ही चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड की दे रहे हो तो अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर होने चाहिए। ये है। और अब किसी का कोई क्वेश्चन? क्या? मैंने एक भी नहीं छोड़ी भाई, मेरे को सब अच्छी लगी। मेरे हिसाब से हर एक मूवी वेब सीरीज एक बार देखने लायक होती है। आप इच्छा तो देख। देखो नेगेटिव मार्किंग, जैसे एसआई के पेपर में मैंने जीके में पहली बार में 87 क्वेश्चन कर दिए थे।
2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मेरे को लगा कि यार 87 कर दिए, ये इसका आंसर ये हो सकता है, तो मेरे को लगा जब 87 कर दिए 2 करने में क्या दिक्कत है, एक गलती से एक क्वेश्चन सही हो गया तो फायदा ही देखी जाएगा, तो मेरे दोनों नेगेटिव हो गए। मैंने रिग्रेट नहीं किया क्योंकि वो मेरा खुद का डिसीजन था। तो नेगेटिव मार्किंग ये है कि आपको यदि पढ़ा हुआ है ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम होगी, और यदि हर चीज में तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो पुनः ताकर सर का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया, और शायद मैंने आप लोगों को पकाया भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आयुष जी के लिए विशेष एक बात बतानी मेरे को, इसके आपका जो अभी आज जो इनके पास उन्होंने जो टाइम दिया उसके पीछे बहुत ऐसा ना सफलता के लिए कुछ अलग चाहिए, अलग हटके चाहिए, जो शायद फोकस ना बोलते हैं वो क्या है, वो हर पर्सनैलिटी के अंदर होता है। आप भी ओवर लाइन में और फोकस वाले आपके बने हैं, इनके अंदर ही कुछ अलग है, ठीक है। हजारों एग्जाम लड़कों ने काम दिया है, लेकिन सफलता की कुछ लोगों को भी है, इसमें कुछ लोगों के सफलता कुछ ही लोगों को क्यों मिलती है, क्योंकि वो कुछ अलग करते हैं। ये सभी सफल हैं तो कुछ उन्होंने अपनी जर्नी से हम क्या सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे थे, और सभी ने बोला मेहनत का तो कोई तोड़ नहीं है, कोई आपका ऑप्शन नहीं है। तो मैं आईओसी की बात बता रहा था कि जब आईओसी से पहला प्रोग्राम फिक्स हुआ था कि 12 तारीख को हम हैं, और 12 तारीख का आपके पास समय है क्या, क्योंकि 12 अभी सिक्कर में है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर हम आ जाएंगे 12 तारीख को। परसों इनका अचानक दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया और ये चले गए ऋषिकेश घूमने के लिए, जो बता रहे हैं 2 दोस्त और भी है, विकास वगैरह नहीं आ पाए, ये सभी दोस्त बद्रीनाथ वहां पे निकल गए। कल फोन आया कि क्या का प्रोग्राम है क्या, तो हाँ प्रोग्राम तो है। बोले सर मैं हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अब आप कमिटमेंट है तो मैं आऊंगा। ये दोस्तों को छोड़ के केवल अपने फंक्शन और सेमिनार था, इन्होंने पहले कमिटमेंट किया हुआ था। कहने के लिए बोल सकते थे कि सर मैं आया हूँ और मैं नहीं आ सकता, और ज्यादातर बोल भी देते। आपको पता है सफलता जो होती है ना, तो उसके मदोस में सब चीजें फिर साइड में चली जाती है। तो ये चीज मेरे को औरों से अलग लगी इनकी, और मैंने खुद फील किया कि हाँ ये सफल क्यों है ना। जनरल से सामान्य से खुद बता दिया कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं है, सामान्य, लेकिन सब फिर भी सफल है। इसके पीछे है कि इनका ये जुनून होगा, ये जो चीज करते हैं कमिटमेंट, उन्होंने भी साथ मेरे साथ अगर ये निभाया तो लाइफ में आगे भी निभाया होगा। जब ये पढ़ाई करते होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे या दोस्तों के साथ होंगे, तो ये कमिटमेंट के पक्के हैं, या इनमें जुनून है कि जो कह दिया वो करके दिखाना है। अगर वो चीज नहीं होती तो इजीली बोल सकते थे कि सर मैं पॉसिबल, मैंने बोला इनको कि आप इतनी दूर से अब है तो कोई बात नहीं, और दूसरे टॉपर से चल जाएगा काम, ऐसे नहीं। मैं बोल नहीं सर आना ही है, अगर प्रोग्राम है तो आना, प्रोग्राम नहीं होता तो मैं कैंसिल कर सकता था, लेकिन जब प्रोग्राम है और मिलना है तो आना ही पड़ेगा। शाम को इनको है लास्ट, इनका जो बस मिली वो बोले लास्ट बस थी, वो बस भी नहीं मिली। कैबिन के अंदर, बस के कैबिन के अंदर इनको सीट मिली, उसमें भी बैठ के आराम से जाए, इनको कितनी भी परेशान हुई तो भी आए। तो ये सारी चीजें हमें सिखाती है कि अगर हमें सफलता मिलनी है तो कुछ अलग हटके करना है। अलग हटके करोगे तो सफलता अपने आप अपने पास आ जाएगी। वो वाला है ना, काबिल बनो, काबिल बनने के लिए पढ़ो, बन गए तो सफलता अवश्य अपने पास आती है। तो ये आईआईटी के लिए विशेष एक बात तालियां बजा के कि उन्होंने इसको दिया, और आपके लिए सीख, आप लोगों की सीख, अगर किसी से कमिटमेंट करो तो उसको पूरे दिल जान से पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको अपनी कमिटमेंट के प्रति ना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करता हूँ, और वही अगर अपनी सफलता के लिए करिएगा तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। ओके, थैंक यू। सुनने का आपसे व्यक्ति को अपनी कमिटमेंट जरूर निभाना चाहिए, ये आपको भी ध्यान रखना है। और ये ऐसा नहीं कि केवल की सब कोचिंग वाली बात है तो यहीं तक सीमित है, आप हर फील्ड में जहां भी हैं अपनी कमिटमेंट जरूर पूरा किया करें। सुनना मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको, ध्यान देना, अरे कुछ किया भी करो। मुश्किल है पर इतना भी नहीं
कि तुम कर ना सको, दूर है मंजिल पर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। ध्यान देना, दूर है मंजिल पर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ध्यान देना, एक दिन तुम्हारा भी सम्मान होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, लेकिन उसके लिए तुम पढ़ो तो सही। मैं अभी बैठा था तो मैं सोच रहा था कि भाई आपके लिए निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आपका भी सम्मान होगा, सत्कार होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग ने जो प्रोग्राम रखा वो आपके मोटिवेशन के लिए, कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, आने वाले टाइम में आप भी मेहनत करें, आप भी सफल हो, और एक दिन ऐसा है कि आपको भी यहाँ पर आकर के सम्मानित किया जाए, आपको भी माला पहनाई जाए। तो आपको भी पढ़ना है, आपको भी मेहनत करनी है। तो इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा चंद्रमोहन जी, आप भी आए और आकर के संबोधित करें। सबसे पहले मैं ताकर आवाज ऐसे नहीं आई क्या? ऐसे ही सबसे पहले तो क्या है, थोड़ी सी नर्वसनेस है क्योंकि पहली बार स्टेज पर आया हूँ। ये सबसे पहले मैं ताकर सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे इसीलिए मैं आपकी ध्यान है आपको शनिवार को। देखिए, सबसे पहले मैं ताकर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि गीतांजलि मेरी पहली और अंतिम कोचिंग है जिसको मैंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा मैंने ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन की, ना ही कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और ना ही कहीं कोई मॉक इंटरव्यू दिया। ये तो इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मेरी RAS और SI में बहुत सहयोग किया, पर्सनली भी और कोचिंग में भी। ये बाकी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले क्लासेस उस बिल्डिंग में लगती थी, तो मैं और मेरे दोस्त थे 8 और सबसे पहले लास्ट में बैठते थे। आधे घंटे पहले आते थे लेकिन सबसे लास्ट में, कभी भी हम आगे नहीं बैठे। ये है। बाकी 8 में से मेरे सभी 8 दोस्त सरकारी जॉब में हैं। इसके अलावा गीतांजलि में कई और भी ऐसे स्टूडेंट थे। इसके अलावा क्या है, गीतांजलि में कई और स्टूडेंट थे, जैसे ग्रुप बनी जाता है स्टूडेंट का। वर्तमान में मैं उनके भी टच में हूँ थोड़ा बहुत। उसमें से कई गुट ऐसे हैं जिसमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। अगर आपके सभी दोस्त तैयारी करने वाले हैं तो सभी सिलेक्ट होंगे, अगर तैयारी करने वाले नहीं है तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। उसमें अपवाद हो सकता है कि भाई यहाँ के 8 में से कोई एक सिलेक्ट हो गया। ये है, तो ये चीज है। दूसरा, सबसे पहले मैंने तैयारी कैसे की, या उससे पहले मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर का स्टूडेंट हूँ। समझ, मेरे 8th क्लास में मैथ में आए थे 2 नंबर 100 में से। ठीक है, जो मैथ वाले सर थे उन्होंने बोला यार तेरे को तो फेल क्या करूं, तेरे को 36 नंबर दे देता हूं। तो उन्होंने मेरी कॉपी में 36 नंबर दिए थे। ये क्योंकि मेरे एक ही क्वेश्चन करके आया था, एक ही आता था मुझे पूरे 100 के पेपर। लेकिन 9th क्लास जैसे तैसे करके पास की। उसके बाद 10th क्लास थी बोर्ड। तो मैंने क्या है, जुलाई में डिसाइड कर लिया कि मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। जब तक हाफ ईयरली थी तब तक मेरे 50% मार्किंग होने लग गई मैथ में। उसके बाद प्री बोर्ड होता है, फर्स्ट सेकंड होता है, उस तक आ गया था मैं। 85 से 90% के बीच में नंबर आने लग गए। और 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें मेरे मैथ में आए थे 100 में से 100 नंबर। वहां से लेके आज तक ना तो मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता, सबसे पहले खुद के बैक में जाता हूं कि जब मैं 2 नंबर से लेके 100 नंबर ला सकता हूं तो मैं कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। हालांकि RAS क्रैक नहीं हुआ है, 2 बार मेंस लिखा है, दोनों बार फेल। एक बार UPSC दिया था 2017 में, प्री दिया, प्री में नंबर आए थे 34 200 में से। मैंने कहा इसको छोड़ो, ये अपने बस की नहीं है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि उसके लिए क्या है, ऑप्शनल तैयार करना होता है। उस समय
ये ऑनलाइन का सिस्टम था नहीं 2016-17 में, बहुत कम स्कोप था कि भाई कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसके लिए दिल्ली जाना जरूरी था। ये तो उसके बाद मैंने तैयारी की RAS की, ये गीतांजलि ज्वाइन किया, कोर्स कंप्लीट किया यहाँ से, ठीक है। नोट्स को मैंने कम से कम 25 से 30 बार पढ़ा, और गीतांजलि के जो नोट्स हैं उनमें से लगभग 70% नोट्स मेरे पास आज भी हैं, वो मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है, ये चीज है। बाकी आपको सब्जेक्ट हमारे भाई दोनों ने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आप नोट्स पढ़ो, ऑथेंटिक बुक पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने जब नेट JRF का एग्जाम दिया था 2018 में, MA प्रीवियस थी, MA प्रीवियस के साथ एग्जाम दिया, मैं बुक खरीद के लाया था 21, जितनी भी बुक होती है ना, क्योंकि 21 सब्जेक्ट होती है नेट में ज्योग्राफी के अंदर, तो मैं 21 बुक खरीद के लाया। 21 बुक का आज तक भी मैंने एक पेज नहीं पढ़ा है, वो पूरा ऐसे बंडल रखा हुआ है। बाकी एक गाइड आती थी क्रोनोलॉजी की, वो क्रोनोलॉजी की गाइड मैंने कम से कम 15 से 20 बार पढ़ी। बाकी फर्स्ट पेपर किया और पहली बार में JRF क्लियर हो गया मेरा, ये तो यही चीज है कि शॉर्ट पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, ये चीज है। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो? बाड़ी अरे ये परिचय बाद में कर लेना, अभी किसी को कोई देखो, सबका क्या है, अलग अलग एटीट्यूड रहता है पढ़ने का। कई लोग जो होशियार होते हैं वो कम पढ़ते हैं, और जो कम होशियार होते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं, और सक्सेस क्या देखो, सबसे पहली बात ये, लाइफ को एंजॉय करना होता है, ये जरूरी है, बट इतना एंजॉय मत करो कि आगे आपकी लाइफ एंजॉय करने लायक ना रहे, ये देखिए। आप क्या मूवी देखने जाओगे 3 घंटे, कहीं आप पूल पार्टी करने जाओगे 2 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं जाओगे, ठीक है। या आप कहीं घूमने जाओगे 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में ये मत सोचो कि अरे यार कि मुझे जाके पढ़ना है, वहां फुल एंजॉय करो। 3 दिन में आप बोर हो जाओगे घूमने से भी, उसके बाद रूम पे आओ, रूम पे आने के बाद आराम करो 1 दिन, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ने लग जाओ, ये है। बाकी देखो, एंजॉय सब करते हैं, कोई ये कहे कि मैंने 3 साल एंजॉय नहीं किया। अब RAS के एग्जाम है 3 साल, तो 3 साल ना तो कोई पढ़ सकता कंटिन्यूस 8 से 10 घंटे, ये देखो। अगर आप कोचिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मिनिमम से 3 से 4 घंटे, उसमें आप सबसे पहले ये देखो कि डेली आपका जो पढ़ा रहे हैं उसका कंटिन्यूस रिवीजन होना चाहिए। जैसे 8 दिन पढ़ाया, 8 दिन का कंटिन्यूस रिवीजन किया, संडे को आप घूमे, ठीक है, संडे को मौज मस्ती की, मौज मस्ती करने के बाद आप कोचिंग में आने से पहले वो 8 दिन का पूरा पढ़ के आओ, ये तो आपको जो मंडे से पढ़ाएंगे तो आप क्या इसको कनेक्ट भी कर पाओगे पीछे मुझे क्या पढ़ाया गया, ये चीज है। तो वो सबसे बेस्ट है कि डेली जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ो, क्योंकि आपको 3 महीने बाद क्या है, दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे 1 साल बाद सिलेबस कंप्लीट होगा तो जो सबसे पहले पढ़ाया था उसका आपको 10% याद रहेगा। ये अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो क्या है, आपको उसी का 70 से 80% याद रहेगा, और किसी भी एग्जाम की कट ऑफ कभी भी 80% से ऊपर नहीं गई, ये है। देखो, आप कोचिंग के दौरान तो क्या है, आपको जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो तीनों पढ़ो। अब उसके बाद जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या रूम पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या है, हर किसी का एटीट्यूड अलग अलग होता है। एक क्या है कि जैसे लक्ष्मीकांत ली, जैसे इन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, तो आपको दोनों डिफरेंस यहाँ दिख गए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही लक्ष्मीकांत, जब मैंने BA के एग्जाम दिए उस समय भी लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पूरी साल, तो मैं किसी टीचर्स के नोट प्रेफरेंस करता, उससे बेटर था कि मैंने जो पढ़ा है
उसी को पढ़ता रहूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत मैं 3 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि वो पहले का पढ़ा हुआ है। ये चीज है। बाकी जो सबसे बेस्ट है वो है क्लास नोट्स, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स हैं, गिरिराज शर्मा सर पढ़ाते थे हमारे समय में, उनके क्लास नोट्स हैं। उसके अलावा मैं हिस्ट्री में कुछ ही नहीं पढ़ता। ये है। ऐसे ही ज्योग्राफी में मैं नोट्स पढ़ता हूँ। हालांकि मैं JRF स्टूडेंट हूँ ज्योग्राफी से, लेकिन फिर भी मैं नोट्स पढ़ता हूँ। ये है। बाकी ये है कि आपको क्या है, जैसे कई लड़के होते हैं जिन्होंने BSc किया, उसके बाद क्या है BA या BA कर लेते हैं, उसके बाद क्या है आगे पढ़ाई नहीं करते। ये है। तो मेरा मानना ये है कि आप कॉलेज तो करते रहो। जैसे कई मैंने देखे हैं 7 सब्जेक्ट में MA कर रखा है, तो आप अगर राजा बनवीक सीरीज या कोई भी सीरीज पढ़ते तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलता तो है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने 7 सब्जेक्ट में MA किया और आपको उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या है कि जैसे आपको जब भी समय मिले, क्योंकि RAS में क्या है आपको 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे एग्जाम होने में। अब PSI है, PSI की वैकेंसी पिछले 6 महीने से आ रही है। डेली न्यूज आती है कि आज आ रही है, आज कार्मिक विभाग पहुंच गई, आज RPSC पहुंच गई। वैकेंसी अभी तक नहीं आई। ये आएगी क्या, अगले 1.5 से 2 महीने वैकेंसी आएगी। उसके बाद क्या है एग्जाम होगा, तो अब चुनाव है अगले साल, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ ये भी। तो क्या है कि आप इस तैयारी के साथ साथ और भी पढ़ते रहो सारी चीजें। और जैसे भाई ने बोला कि मैं वेब सीरीज के साथ पढ़ता था, कई क्या है गाने सुनते हुए पढ़ते हैं, ठीक है, कई क्या है बिल्कुल साइलेंट होके पढ़ते हैं। तो हर किसी का अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कि हम जैसे मोबाइल से पढ़ सकते हैं तो मोबाइल से पढ़ो, अगर मोबाइल दिक्कत कर रहा है तो किताबों से पढ़ो, किताब दिक्कत कर रही है तो नोट से पढ़ो। ये है। लेकिन पढ़ो क्या, सिर्फ सोर्स एक होना चाहिए आपका, बाकी उसमें ऐड करते जाओ। ये है। करंट अफेयर के लिए मूमल सबसे बेस्ट है, और सभी मूमल ही पढ़ते हैं, चाहे वो SDM फर्स्ट रैंक हो या SDM लास्ट रैंक हो या PSI फर्स्ट रैंक हो या लास्ट रैंक हो। हाँ वो बाद में कह दे कि मैंने ये पढ़ा था या वो पढ़ा था, वो अलग चीज है। ये और किसी का कोई क्वेश्चन? बस इतने ही क्वेश्चन है क्या? एक ही। PSI में मेरे हिंदी में नंबर थे 170 पॉइंट कुछ थे, एग्जैक्ट पता नहीं है कितना आएंगे अभी फाइनल उसमें। ये है। बाकी मेरा जीके का पेपर खराब हो गया था, तो उसमें मेरे 112 नंबर थे। राजस्थान जीके के मेरे 17 क्वेश्चन गलत हुए थे, वो पता नहीं सीरीज गलत भरी थी मैंने, क्या हुआ था वो अलग मैटर है। ये लेकिन फाइनली सिलेक्शन हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। और कोई ये कहे कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है या लास्ट रैंक आई है, मेरे को जब तक रिजल्ट नहीं आया, मैंने रैंक नहीं देखी, तब तक मैं सिर्फ भगवान से यही दुआ करता था कि कैसे भी करके लिस्ट में नाम आ जाए। ये और यही सबका रहता है कि कैसे भी करके लिस्ट में नाम आ जाए। ये ठीक है। बाकी ये है कि सर हैं, सर से आप हमेशा जब भी मिलना चाहो तब मेरे लिए तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये है। अगर यहाँ नहीं मिलते तो मैं तो घर चला जाता हूँ सर के, क्योंकि मैं सर से काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये है। अगर कोई बात सर मना भी कर देते हैं तो मैं सर के पास दोबारा चला जाता हूँ, नहीं सर मुझे ये चाहिए, तो कभी मना करते ही हैं, क्योंकि कोचिंग भी चलाते हैं। लेकिन ये है कि आप एक तो क्या बिल्कुल बेशरम हो जाओ कोचिंग में आके कि भाई हमें नोट्स चाहिए तो चाहिए, उसमें शर्म करने वाली क्या बात है कि सर ने आज मना कर दी कि नहीं अगले वीक में देंगे, तो अगले वीक में क्यों, दूसरे दिन बोल दो सर को कि नहीं सर आपने अगले वीक क्यों, सर हमें अभी चाहिए। और बाकी ये है कि नोट्स में से क्या करना है, नोट्स पढ़ने नहीं है, सिर्फ आपके जो क्लास नोट्स हैं उसमें से अपडेट करना है। ये और बाकी जब भी वैकेंसी आए 2 से 3 महीने कंटिन्यूअस टेस्ट दो, क्योंकि जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिना टेस्ट के आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप संज्ञा है, सर्वनाम वाले टॉपिक है, उसमें क्या है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी क्या है बहुत शॉर्ट है, और जबकि उसके क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वेराइटी के हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा हिंदी के लिए, जीके के लिए पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो। ठीक है। भाई ने बोला कि मूवी देखो, मूवी भी देखो, सब कुछ करो। ये है लाइफ, सब कुछ करो खेलने के लिए। मैं प्रत्येक संडे को क्रिकेट खेलने जाता था सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, चाहे भले ही कैसी भी गर्मी हो कुछ भी हो। ये है। तो ये है कि एंजॉय करो लाइफ को अच्छे से और सक्सेस हो। आप भी इधर आओ, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को अच्छा लगेगा,
और सर को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा कि हमारे स्टूडेंट सक्सेस हो रहे हैं। थैंक यू। हाँ भाई, आपने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, आपने गौर किया हो, जैसा कि आयुष जी ने भी बोला था, चंद्रमोहन जी ने भी बोला था कि आपकी लाइफ में अभी जो आपका टाइम चल रहा है उसमें आपके दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी आप जहाँ रह रहे हैं या पीजी में या रूम लेकर या जैसे भी आप जहाँ रह रहे हैं, वहां आपके जैसे दोस्त होंगे, जहां ऐसी मतलब जैसी आपकी संगत होगी उसका असर आप पर जरूर आएगा। इसलिए एक तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब पीजी लेके रह रहे हैं या रूम लेके रह रहे हैं या आसपास का जो माहौल है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ पे। तो अपने दोस्त ऐसे बनाएं जो पढ़ने वाले हों। यदि आपको लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है इनके साथ रहने में या मतलब समय खराब करवाते हैं, तो धीरे धीरे दूरी बनाना स्टार्ट करो। ऐसे दोस्त चुने जो जिनके कारण आपको कम से कम क्या हो, सफलता मिले। और वो तभी संभव है जब आपका जो ग्रुप होगा, और ग्रुप होता है निश्चित रूप से, मैंने देखा है यहाँ भी जब छुट्टी होती है तो 5 साल इधर 5 साल इधर खड़े रहते हैं नीचे, होता है ना। तो अब आपका जो ग्रुप जैसा होगा, जैसा कि कहा था ना कि 3 मतलब 8 दोस्त थे, 8 में से 8 सेलेक्ट, और मैंने कहा ना हमेशा कहता हूँ पीछे वालों ध्यान है। तो निश्चित रूप से जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आप करेंगे, जो आपके दोस्त करेंगे वैसा आप करेंगे। यदि आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। वो कुछ भी नया पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे, आप कुछ नया पढ़ते हैं तो आप उनको बताते हैं भाई मैंने आज ये पढ़ा। आपस में डिस्कस भी करेंगे तो पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। और यदि दोस्त आप समझ सकते हैं, इसलिए कम से कम दोस्त ऐसे बनाए, आसपास का माहौल ऐसा बनाए कि पढ़ने के लिए अच्छा हो, और हमेशा अधिकतर टाइम पढ़ाई की बातों पे निकालें। कई बार क्या होता है, मूवी को लेकर बात करना स्टार्ट कर दिया, लग रहे हैं 2-2 घंटे तक वहां कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। टाइम ऐसा बनाए, ऐसा मतलब मान लो आप बातें करने लग रहे हैं, नीचे भी कई बार होता है कि क्लास में भी देखा है मैंने, या जैसे छुट्टी हो गई उसके बाद आप बैठे होते हो और यहाँ फिर पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें चलती है आपकी। तो कम से कम पढ़ने की बातें होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपको ही फायदा मिलेगा, आपके ग्रुप के जितने भी मेंबर है सभी को फायदा मिलेगा उसका। आप कुछ नया पढ़ के आ रहे हो, आप कुछ नया बता रहे हो उनको, तो उनको भी कोई नई चीज सीखने को मिल रही है, या कोई आपका दोस्त अच्छा पढ़ रहा है वो आपको कुछ नया बताएगा तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। तो देखिए, चंद्रावती जी से तो पहले भी आप मिल चुके हैं, एक बार दोबारा मैं चाहूंगा कि आए और 2 मिनट के लिए बोल के देखो। आवाज आ रही? सबसे पहले मैं डॉक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी को मेरा नमस्कार। सबने पढ़ाई की बातें कर दी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। मैं ये कुछ भी बातें नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले तो मेरे भाइयों को बताना चाहती हूँ जो ये बोलते ना इंजॉय करेंगे, इंजॉय में इनके साथ एक कीड़ा शामिल होता है, सबके साथ लगभग सब समझ गए होंगे। वैसे तो टाइम पर हमारे तो इतना समझते हैं है ना। तो मेरी तो पर्सनल सलाह यही है, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो इस कीड़े से जितना दूर रह सको उतना दूर रहना। ये कुछ टाइम का चक्काचौंध होता है जो आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को, सबको बर्बाद करके रख देता है। पैसे की बर्बादी, माइंड की बर्बादी, समय की बर्बादी। तो भाई ऐसा काम क्यों करना तुमको जो तुमको बर्बाद करे? समझ रहे हो ना? तो सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो एंजॉय में
खेल कूद शामिल करो ना, जिससे शरीर की स्वस्थ रहे। देखो कितनी सिंसियर लड़कियां बैठी है, सब चुपचाप सुनती है मेरी बातें, पीछे से लड़के हाथ बुलंद करते हैं, है ना? तो ऐसे एंजॉय कर लिया करो आप माइंड फ्रेश रहता मैंने जयपुर में आके यही देखा है, 5% लड़के होंगे जो वास्तव में पढ़ते हैं और वो ही सक्सेस होते हैं, वरना कपल घूमते रहते हैं रोडों पे। और आजकल तो ये ट्रेंड हो चला है, लड़कियां जो पहले की लड़कियां अंडरवियर पहनती थी ना, आज वो कपड़े पहनती है। तो इसमें आपका दोष नहीं है, आपका बिल्कुल दोष नहीं है इसमें। अपन भी मानव है ना, तो इन चीजों से दूर रहना है अपन सक्सेस होने के लिए। और पढ़ाई की बात तो मेरे भाइयों ने बता दिया आपको सब, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है। और जो आयुष भैया ने बताई थी ना, तो मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मेरा इनका जन्म साथ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे शहर ये पढ़ते थे वैसे ही मैं पढ़ती थी। मन हुआ तो पढ़ लिया, नहीं मन हुआ तो 5-5 दिन निकल जाते थे। लेकिन जिस दिन पढ़ती थी उस दिन जितना मैं टारगेट लेती थी वो पूरा करती थी। और फर्स्ट पेज से स्टार्ट करती थी मैं पढ़ना, लास्ट पेज तक पढ़ती छोड़ती थी उसको। जब भी पढ़ती फर्स्ट पेज से पढ़ती, और जो नहीं याद हो रहा था उसको लिख लेती थी, ऐसे याद भी किया है ना। अब मेरे परिवार का प्रेशर रहता है, जाते ही घर वाले पूछते होंगे कितना हो गया कोर्स, कब तक लग जाएगी तेरी नौकरी, उसके ना मैं साथ भी होता था, मेरे को पता है। लड़कों को इस चीज का पता नहीं होता। अरे अरे नहीं होता, बहुत कम होता है। आप सुनो, आप लोग कोई पूछेंगे जब उनके पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। लड़कियों को जयपुर भेज दिया, आज जयपुर भेज दिया, 1 महीने बाद फोन करेंगे कितना कोर्स हो गया, कब तक हो जाएगी कोचिंग, वैकेंसी कब आएगी, कितने दिनों गए थे तो कोचिंग करते हुए, अब तक वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं लड़कियों के लिए। क्या हाँ होता है, ऐसे भी होता है। पता है मेरे घर वाले मेरे को कभी याद करते थे, जब खेत में काम होता था ना, लावणी थे आगे बेटा, आज भाग के मुझे आगे बेटा, कौन पूछे लावणी क्या होता है, खेती नहीं है आपके इधर, लावणी नहीं जानते, मेरे साथ चल इस बात। तो चीज अपनी प्रैक्टिकल करके देख लेना, कौन हमेशा याद रहती है, मेरे साथ चलना। हाँ बात करते हैं जानवरों के लिए काटते ना, चलिए ये भाई जानते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हो गया सबका, समझ गए सब? अगर अगली बार आप यहाँ दिखोगे मेरे को समझ ना। मत पढ़ाई करना, आपके लिए वैकेंसी आती है 1000 को, ऐसा ही आ जाएगी जब आना होगा उसको, पहले पढ़ाई तो करे ना उसके लिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट सभी को। आपने सभी को सुना, और मैं चाहूंगा कि जो आपने सुना है उसे अपनी जिंदगी में उतारें। आप भी कोशिश ये करें कि आने वाले टाइम में एक समय ऐसा आए कि आपको भी वो मौका मिले या आकर के बोलने का, और अब आपके बीच
हाँ, जिस चीज का आपको इंतजार है, आपकी भावनाएं समझ रहा हूं मैं। नहीं, मुझे पता है आपकी भावनाओं के बारे में, मुझे पता है आपकी भावनाएं फीलिंग्स समझ रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट के लिए एक बार आयुष जी दोबारा आना चाह रहे हैं सब, और आकर के दोबारा एक बार अब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, दोबारा आया या खुद की बताने में कुछ बातें बताना भूल गया। पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना भाई। कम से कम 8 घंटे सोना है, कम से कम। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सो लोगे ना तो पूरे दिन में इतने फ्रेश रहोगे। कभी मेरे तो ये था कि मैं कभी गलती से 6 साढ़े 6 घंटे सो गया ना, मेरा पूरा दिन खराब, पूरे दिन पैर दुखने लग जाते। मेरी तो आदत थी शुरू से। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है। और यदि आप बाहर रहते हो ना तो जो पीने का पानी हमेशा फिल्टर वाला पीना। किसी दिन ऐसे चपेट में आओगे पीलिया बीमारी के चक्कर में, बाहर मंदिर से भरने में, कहीं कहां से भर के लाओगे, कुछ ना कुछ में होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा खाना खाना है, बाहर रहने चलो खुद से तो बना ही सकते हो, या नहीं बनाओगे तो 5-6 बार ऐसे 2 रोटियां होंगी तो अपने आप सीख जाओगे। कोशिश करना खुद से बना के खाओ, क्योंकि बाहर हर कैसा खाना होता है। तो सबसे पहले तो खाने का, सोने का और पानी पीने का, चीजें ध्यान रहनी है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सो लोगे, 8 घंटे बर्बाद कर लोगे, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। उनमें से 2-3 घंटे पढ़ना है, जब तक कि भर्ती नहीं आती है तब तक। भर्ती आने के बाद में तो 8, 9, 10 घंटे तो देने पड़ेंगे। कई बार ये लगता है कि रिदम टूट गया, पढ़ाई से स्टार्ट करें। आरपीसी की साइट पे जाना, पुराने पेपर डाउनलोड करना, पुराने आंसर की डाउनलोड करना और टिक लगा लेना, बस इतना तो कर ही सकते हो। उसमें तो रिदम नहीं चाहिए, देख के टिक लगाने हैं और एक बार रीडिंग मार लेना, क्योंकि वो पुराने पेपर बहुत काम में आएंगे। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबकी लाइफ में आते हैं, हमारे भी आए हैं, तो उनसे पार पाना ही पड़ेगी। कभी ना कभी तो पानी पड़ेगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। वो वहां तो सोच रहा था मैं ये बोलूंगा, फिर से भूल गया क्या बोलना था। इस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। घर वालों का प्रेशर आता है, तो सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम देते हो ना, उसका जो रिजल्ट होता है फेल या पास, विद इन आधे घंटे घर वालों को बता दो, 90% प्रेशर तो हट जाएगा कि मैं फेल हो गया। कोई नहीं, 1 दिन डांट लेंगे, वरना 6-7 महीने तक नेक्स्ट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक घर वालों से छुपते फिरोगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई सा भी एग्जाम दो, कैसा भी रिजल्ट है, घर वालों को आधे घंटे के अंदर बता दो। घर वाले ये बोलेंगे बेटा कुछ कर मत लेना, अगली बार हो जाएगा, ये बोलेंगे बता के देखना। मेरे घर वाले कहते थे बेटा कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। बताना जरूर है। कई बार अपन क्या करते हैं, घर वालों को पता ही नहीं होता है अपने कौन सी एग्जाम दिए, क्या दिया। घर वाले एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम अच्छा हुआ, सब एग्जाम सबका अच्छा होता है, रिजल्ट ही बेकार आता है। तो वो घर वालों को बताना जरूर है, क्योंकि इससे ना आपके दिमाग से प्रेशर हट जाएगा। वरना घर वालों को ये होगी ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। कम से कम ये बता दो मैंने इतने नंबर लिए, इतने नंबर आए, 5 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा। और घर वालों को से कंटिन्यूस बात करते रहना जरूरी है। जैसे तो हमारी भर्ती 2 साल से चल रही है, मेरे को लगा कि रिटर्न में ठीक ठाक नंबर है, मैं रोज मम्मी को कहता हूँ मम्मी ऐसे ही बढ़ जाऊंगा। बेटा जी दिन नाम नहीं लिखेड़ा होगा तो कौन मानो। मेरी इस मम्मी इस मामले में बहुत सच्ची है, पढ़ाई के मामले में। बेटा ना 30 साल देख ली, हर बार 1-2 नंबर रहे, कौन मानो। जब तक लिस्ट में नाम नहीं आया कौन मानो। मेरे आस पड़ोस मेरी बहनों को सबको भरोसा था इस बार तो बन जाएगा, ये नंबर ठीक ठाक आ गए थे। मम्मी ना भाई जब तक नहीं होगा तो कौन मालूम। तो ये है, तो घर वाले तो ऐसे शक करेंगे, ऐसे डांटेंगे। घर वाले डांटे तो 2 बार जोर से सुन लेना, फिर जाके मम्मी अगली बार पढ़ ले। आधे 1 घंटे का होता है उनका भी जायज है। इतना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने पैसे देते हैं, आपकी हर एक जरूरत का ध्यान रखते हैं। ऊपर से जैसे मैम ने बताया कि आपको कीड़ा है, उसमें भी आप इधर से उधारी करते हो, वो भी चुकानी पड़ती है आपको।
सबकी लाइफ में होता है ऐसा। तो वह है कि ऐसी चीजों को और एक जिंदगी में ना कहना सीख लो। ना कहना, 10 बार में 1 बार ना बोल दोगे तो अपने आप पे भरोसा होगा, ना कर सकता। कोई चीज सामने और बोल देना ना, उस दिन खुद पे मतलब कि कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा कोई भी जो डिस्ट्रैक्शन है, एक बार जैसे 10 जने का आपको पहले ये कर, एक दिन ना करके देखना, अगली बार पहली बार तो आपको पूछेंगे नहीं, बोले तो दिमाग खराब करेगा। तो ऐसे यदि मैं बोली डिस्ट्रैक्शन हटाओ, डिस्ट्रैक्शन ऐसे हटना, ऐसे नहीं कि साथ में चले जाओ उनके, एक बार कहना ना कहना बहुत मुश्किल है। वो जब 5 लोगों को मना करोगे तो वो इतनी सुनाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि उनको ना करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में बोले ठीक है, इनके साथ में हो लेते हैं। एक तो जिंदगी में ना कहना जरूर सीखना, किसी भी चीज को, किसी भी गलत चीज को। जैसे वेब सीरीज थी, कितनी अच्छी वेब सीरीज है, कई बार नहीं आज नहीं देखेंगे, उस दिन नहीं देखनी थी, मन में था कि देखनी पर नहीं देख। ये नहीं कि मैं 24 घंटे वेब सीरीज देखता हूँ। और वो ये था कि मेरे को सिटिंग बढ़ानी थी, तो मेरे पास सिटिंग बढ़ाने का मेरा तरीका यही था कि मेरे को 8 घंटे बैठना। तो जैसे 13 तारीख को जो पहला पेपर लगा हिंदी का, उस टाइम ओलंपिक में इंडिया का हॉकी मैच चल रहा था। तो मेरा दोस्त लाइब्रेरी से आया, मैं हॉकी मैच देख रहा, मेरे को कह रहा है ये क्या कर रहा है, पेपर है 2 दिन बाद में। यार भाई, आज का पेपर देख के ऐसे लग रहा है कि पार पड़ जाएगी, और यदि हार्ड पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है, 10 नंबर वैसे बढ़ जाएंगे। मेरा यही था उसको कि नॉर्मलाइजेशन होके बढ़ जाएंगे। और वो इसलिए आया कि तैयारी ठीक ठाक ऐसी हो गई थी, या पहले दिन का पेपर आते हुए पेपर देख लिया कि हाँ ये क्वेश्चन है जो पढ़े उस टाइप का यार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप भी जो मैं देख रहा हूँ कि वेब सीरीज देख के करो, नहीं। तो मेरे को ये चीज लाने में 5 से 6 साल लगे, पहले दिन से नहीं कि मैं आया वेब सीरीज देख ली तो पढ़ाई करे, नहीं। हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सबसे पहले है कि स्टडी पे तो फोकस करना ही है। जैसे सबने बताया, कोचिंग के नोट्स भगवान है, इनके बारे कुछ ही नहीं है। पुराने पेपर भगवान है, और अपन इतनी बार पढ़ लेते हैं, और जब एग्जाम की टाइम आता है तो अपन को लगता है अब क्या पढ़े, अपन को सब कुछ आता है, या सिलेबस कैसे कवर करें। क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी उठाओगे, राजस्थान का भौतिक विस्तार है, तो सबको आने की इतनी बार पढ़ लिया। कभी आपको ऐसे लगे अब क्या करूं, तो सिलेबस को उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देना कि ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक ये, पहले ये सुनता हूं, ये सुनता हूं, ये सुनता हूं, ये सुनता हूं, कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज से। सबसे पहले जैसे एग्जाम के, अब तो चलो पढ़ ही रहे, एग्जाम के टाइम में तो यार इतना सिलेबस कैसे कवर करेंगे, क्योंकि अपन क्या करते हैं, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर खोल के बैठते हैं 20-25 दिन खराब। तो सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो 2-2 दिन में सलटते हैं। साइंस ट्रिक 2 दिन में सलटा लोगे, इकोनॉमिक सर्विस सलटा लोगे, जियोग्राफी के मतलब ऐसे पोर्शन, मतलब जैसे आया कि 20-10 लाइन लिखी है, सिलेबस को उल्टा पढ़ना स्टार्ट करना एक बार। क्योंकि अपन को लास्ट वाला टॉपिक थोड़े कम आते हैं, क्योंकि अपन शुरू में तो पूरा जोर लगा देते हैं, और हर बार अपन शुरू में जोर लगाते हैं, पीछे वाले रह जाते हैं। जैसे राजा महाराजा सबको आते हैं, कल्चर पूछ लो, हिस्ट्री राजस्थानी हिस्ट्री वो कल्चर पूछ लो, बहुत कम को आती है। तो राजा महाराजा हमेशा शुरू में पढ़ाते हैं मन को, पर अपन उनको सब कुछ, ये इसका बेटा, ये इसका पड़पोता, ये इसका, ये सबको याद रहता है। एग्जाम में पूछते क्या है, हिस्ट्री कल्चर ये है। जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, कई क्या था, इंडियन हिस्ट्री विपिन चंद्रा से पढ़ूंगा मैं, तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं उसके, 4-5। वो तो आपके नोट्स पढ़ गया, 10 बार किताब पढ़ के हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन से। तो पढ़ाई के दौरान कम पढ़ने का तरीका ये है कि पहले वो चीज पढ़ो जिसको आप जल्दी से हटा सकते हो। ये थी। अब कुछ चीजें फिर भूल गया, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। और ताकत सर का पुण्य धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का दोबारा मौका दिया, और कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा यहाँ बोलने का। आयुष जी ने कहा, आपने गौर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा ना कि बोलाती है मगर हाँ, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा कई बार होगा आपके साथ में, और ये वेरियर मतलब रास्ते के जो रुकावट है कई बार आएंगे आपके सामने, लेकिन इनको अब आप जितना आप संयम रख पाएंगे अपने आप पे, आप उतना ही जल्दी सफल हो पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि
जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं अजय सर को। तो अजय सर आए और 2 शब्द जरूर कहें। ये भी लगाना है, ये भी लगाना। वैसे तो बहुत ही ज्यादा बोलता हूँ क्लास में ना। सबसे पहले तो भाई साहब मैं उन लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा, कुछ लोग क्या है क्लास में आते हैं बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, 5-6 दिन वो पढ़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, उनका बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद में मैंने ऑफलाइन क्लास में ये फील किया है, उनको लगता है कि यार मैं पढ़ लिया, मेरे को तो सब कुछ आने लग गया, तो अगल बगल वालों को कुछ नहीं समझते, ईगोस्टिक हो जाते हैं कि मेरे को तो सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले वो सब कुछ आया ना, तो आपने 5 दिन पढ़ाई की ना तब आया। आप 6वें दिन आप में ईगो आ गया, अब बगल वाले को पूछो तेरे को कुछ नहीं आता, भाई तुझे भी कुछ नहीं आता, बेटा तो वही है। तो पढ़ाई में दोगलापन बंद कर दो, बड़ा फेमस वर्ड है क्या ना ये दोगलापन। तुम लोग 5 दिन शुरू में आते हो, बड़े जोश के साथ आते हो कि यार हम बस फाड़ देंगे इस एग्जाम को, और मैं आपको बता रहा हूं आपने मेरी बातों का पालन कर लिया तो आप बोलना तो सीख ही जाओगे एटलीस्ट। देख लो मैडम से पूछ लो, पिछले बार आई थी तब बड़ा डर रही थी ये, लेकिन अब नहीं डर रही। तो सामान्यतः तौर पे विद्यार्थी जीवन में 2-3 चीजें होती हैं, एक फोन का डिस्ट्रक्शन छोड़ दो, फोन तो छोड़ ही दो। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 बजे रील देखना शुरू करता हूँ इंस्टाग्राम के ना, मेरे पास कोई काम नहीं होता, बेला होता हूँ, तो वो रील देखते देखते 1 बज जाता है, फिर 1 बजे सोचता हूँ कि यार अब सो जाता हूँ, क्योंकि वो मैंने अलार्म सेट कर रखी है, क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं चलता कि वो रील में इतना इंटरेस्ट आता है, वो भी बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो मतलब 80% विद्यार्थी पता क्या करते हैं, रील ही देखते रहते हैं। यहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, जयपुर की, दिल्ली की, हर जगह की बात बता रहा हूँ। जो 20% बचते हैं वो ड्रीम 11 और लूडो खेलते हैं, बचता कोई भी नहीं है उनमें, मैं बता रहा हूँ। और गारंटी इस बात की, इनमें से 50% लोग जुए की लत लगा रखे हैं, वो सामान्य जुआ होगा ड्रीम 11, 50% में कम बोल रहा हूँ। अच्छा अभी मैं कल परसों इधर एक टीचर से मिलके आया था, तो उनके रिलेशन में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ली। बोला क्यों कर ली, मुझको सर ऐसे क्या बात होगी, कहते यार वो कार्ड्स खेलता था ऑनलाइन, उसमें 15 लाख रुपए हार गया, तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है ना आपकी वो कम हो जाएगी। आप कोई भी गेम खेलते हो उसमें, आप लूडो खेलो या फिर आप और कोई ऑनलाइन गेम खेलो। जैसे मैं मेरी बात बता देता हूँ, मैं टीचिंग करते करते मैं पबजी खेलता था, शायद सर को पता था। तो मैं वास्तविक तौर पे मैंने देखा कि मैं जब मैं 6 साल पहले पढ़ाता था और आज पढ़ाता हूं उसमें डिफरेंस आ गया। और मैं आपको मेरे को एक ही काम आता आज की डेट में, पढ़ाना। अगर मैं वो सही से नहीं करूंगा तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। भाई दूसरा काम आए तो चलो ऑप्शन देख ले कि चलो ये काम कर लेते हैं। देखो काम मेरे को करना नहीं आता, खेत में पानी है नहीं, होता तो भी खेती नहीं कर सकता था। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो नौकरी लगो या काम करो, दिहाड़ी तुमसे होगी नहीं, तुम्हें जान नहीं है भाई, तुम 4 कदम पैदल नहीं चल सकते, या सामने से ऑटो ले लेते हो, देखता हूं मैं सबको। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि आप है ना पढ़ना शुरू कर दो। मैं इनमें से कोई नहीं कर सकता दिहाड़ी, क्योंकि दिहाड़ी कर लेते या खेत में काम कर लेते ना तो घर पे बैठ के भी पढ़ लेते। सब काम से डरते हुए बैठे, आप देख कि मेरे से मम्मी काम करवा लेगी। मम्मी देखो इस बेटा को पूछ लो, तेरे से भी करवाती बेटा घर पे काम? मम्मी करवाती है? नहीं करवाती? देखो वो हाँ बोल रही कि हाँ करवाती है। नहीं जबरदस्ती नहीं है, सच्ची बात है। तो भाई साहब यहाँ पे जब कुछ लोगों को मैं जानता हूँ इस क्लास में भी, जो इनिशियल फेज में आए थे वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि ये कर लेगा, लेकिन 5 दिन बाद में वो हवा में उड़ने लग गया। 5 दिन बाद में हवा में उड़ने लग गया कि मेरे को तो सब कुछ आता है, सर को कुछ नहीं आता, सर तो पागल है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है ना, आके देख लो, अगर किसी को थोड़ा सा शक है, मैं ऐसे बैठ के बड़ा कंफर्टेबली पोजीशन में बोल रहा हूं, तो इसके लिए मुझे 10 साल लगे। मेरे सामने आज 50,000 विद्यार्थी क्यों ना बैठे हो, चाहे एक रैली क्यों ना हो, लेकिन मैं बड़े आसानी से सब लोगों का जवाब दे सकता हूँ, बहुत शालीन तरीके से दे सकता हूँ। तो इसके लिए भी एक पीछे की 10 साल की मेहनत है। तुम में से कोई आएगा तो पसीना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने बताया था कि मैं जब इंटरव्यू में फेस की थी पहले टाइम पे, तो पैर गूंजने लग गए थे। तो मैं मेरी पहली क्लास की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाने गया था ना, तो मेरे को सामने 1st ग्रेड के बच्चे मिल गए, कहते इनको स्टैटिक्स पढ़ानी है। तो भाई साहब मैं उनको क्या पढ़ाऊंगा, तो पहले से 2nd ग्रेड में सिलेक्ट थे। उसके बाद में मेरे को सर ने समझाया कि इनको कुछ नहीं आता।
उनको ऐसी बात है क्या? तो सच में बोल के तो देख एक बार। तो मैं अगले दिन गया ना, तो मैं पढ़ाने लग गया, सच में उनको कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पे अगर बैठे हो ना आप, तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलो आप शून्य हो। कुछ लोग इसी क्लास में मैं खड़े कर सकता हूँ 3-4 लोगों को जो सच में वास्तविक तौर पे इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे, लेकिन उनमें एक चीज आ गई कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है। यार आता होता तो फिर तुम यहाँ बैठे क्यों रहते, नौकरी लग जाते। भाई मैं आपको बोलूं मेरे को गणित आती है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे गणित भी पूरी नहीं आती। गणित भी बहुत ब्रॉड है। अभी सीसेट का मैंने पेपर देखा था, तो मेरे पास में एक बहुत अच्छे टीचर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरे को भेजा कि यार ये तू सोल्व कर दे इसे। मुझको यार आपको सीसेट पढ़ाते थे। अरे भाई कचा हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कचा पेपर की भी लिमिटेशन होनी चाहिए, तो कुछ भी डाल रहा है। तो आपको पढ़ना है, आप लिमिट सेट करो सबसे पहले। आधे लोगों को तो सिलेबस का ही नहीं पता। आगे गांव में ये एसआई का सिलेक्शन हो गया, जैसे इन मैडम का हो गया, इनके गांव से 4 लोग हो गए, उनका भी तो हो गया, मैं भी कर लूंगा। इनकी तपस्या नहीं देखी उन्होंने। तो सबसे पहले तो आधे से ज्यादा लोगों के पास सिलेबस है, तो वो ऑफलाइन मोड में होगा, या फिर अगर है आपके पास तो गीतांजलि ने एक पेज दिया होगा, वो भी आधे लोगों के पास नहीं है, गुम गया, या फिर उसमें नमकीन खा ली, तो सिलेबस ही नहीं है। तो पहला जो टारगेट आपका, पहला आपका सिलेबस आपके डेस्क पे होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड में, ठीक है ना। इन सबको सिलेबस का पता था जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है। दूसरा, आप टारगेट सेट करो कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यार पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए और आपको उतना ही पढ़ना है। और आप बोलोगे सर इस एग्जाम में टफ पेपर आ गया, तो लेना तुम ही लोगों में से उनको। भाई 2x पास करने तो तुम में से ही पास करनी है। अगर टफ बनाएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। पेपर हार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं, और पढ़े उतने ही है सब, तुमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो। बाकी कुछ लोगों को मैं घूमता हुआ देखता हूँ, खड़ी पे बैठ जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। यहाँ पे आए हो, फीस दे जाओगे। तैयारी एक ही बार की होती है। जैसे मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आप एक बार तैयारी कर रहे हो तो इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, दूसरी बार तैयारी कर रहे हो तो आप कलरक बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, और अगर फिर तीसरी बार गलती से तैयारी कर रहे हो ना, तो मातर और मातर मेरे जैसे और ताकर सर जैसों की जेब भर रहे हो। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तैयारी एक ही बार होती है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आप एक बार सेलेक्ट नहीं हुए पहली बार में, तो दूसरी बार एक बार तैयारी करो, सेल्फ मोटिवेटेड होकर तैयारी करो। तीसरी बार अगर आप फिर कोचिंग की जरूरत पड़ रही है ना, तो वाकई तौर पे आप घर चले जाना, घर का काम करना। तीसरे बार कोचिंग करने का मतलब आप मुझे फीस दे रहे हो या फिर और किसी इंस्टीट्यूट को फीस दे रहे हो, ठीक है ना। उसमें मेरा तो फायदा है, पैसा मिल रहा है, तो आप एक तो अपना समय खराब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस बात में। घर पे चले जाओ, इससे यार काम करो, जॉब करो, प्राइवेट जॉब बहुत सारी है, और किसी को मौका दो। दूसरी चीज, आप लोग घर पे गए होगे, एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको आपसे बढ़िया ज्ञान है। घर से बुआ हुआ का लड़का आता है या और कोई आता है और तुमको गलती से आइसक्रीम कॉलर ले गया, उसकी आज चलो यहाँ पे आइसक्रीम दिला दो, तो तुमको एक ऐसी आइसक्रीम का नाम बता देता है इंग्लिश में कि तुम्हें पता ही नहीं होता, उसकी तरफ देखते हो, अच्छा कौन सी, हाथ लगा के बता। ये मोस्ट तौर पे सबके साथ हुआ, राजस्थानी बच्चों के साथ। इनको आती नहीं है इंग्लिश, कोई 2, 4, 5 को छोड़ के। अच्छा जिसको इंग्लिश आती है उसको भी नहीं आती उस बच्चे जितनी। तो अब जो नीचे वाली जनरेशन आ रही है, अगर आपने एक साल ड्रॉप किया तो वो खा जाएगी आपको। आपसे नीचे वाला स्टूडेंट आ रहा है, वो आपसे मोर इंटेलिजेंट आ रहा है, आपसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आ रहा है, आपसे कम समय पढ़ के आपसे ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर एक साल से दूसरे साल में शिफ्ट हो रहे हो तो आपसे अच्छे विद्यार्थी आएंगे नो डाउट, और दूसरे साल में जा रहे हो तो पीछे 2 साल के विद्यार्थी आपको खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो एक साल में सही निर्देशन में सही नोट्सों के साथ तैयारी करो, एक साल में सिलेक्शन हो जाता है, एक बार की तैयारी में। दूसरे बार तैयारी इंस्पेक्टर की कर ही नहीं रहे होते, दूसरे बार तो आप चाहते हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ब्याह हो जाए, या फिर मेरी मम्मी राजी हो जाए, या फिर और कुछ हो जाए। तीसरे बार भाई साहब तुम गेड़ी मारने आ रहे हो कोचिंग में, ये बात है। बाकी तो क्लास में मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को, जो ये सब लोग बातें बताए आपको वो मैं बता देता हूँ। हाँ, और उड़ा मत करो ना,
हमेशा पहले दिन का सेल्फ मोटिवेशन, लास्ट दिन का सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए आपका, सिलेक्शन हो जाएगा। ताकर जी आगे लो, मैं तो वैसे ही बहुत बोलता हूँ। अच्छा ये दूं क्या? लो सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून की ओर बढ़ गए हैं और आप सभी लोगों का टाइम भी काफी दे दिया है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन आप ही को लेना है और जो इसको ग्रहण करेंगे, इस कान से सुन के उससे निकालने वाले में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा भी उद्देश्य ये होता है कि आप जो सब लोग आते हैं तो उनमें से आप ये फील करें कि मैं भी इन्हीं में से हूँ। आपके सामने सब सामान्य से हैं, आप एक स्टूडेंट आप जैसे थे जिन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। बस अंतर है कि जो इनको बताया गया था उन्होंने अलग किया दूसरों से। ठीक है, क्लास के अंदर ये भी आपकी जैसे क्लास के स्टूडेंट है ना, उन्होंने सफलता की। बहुत सारे इनके साथी है जो नहीं मिले। आप ही को मिलने के लिए सफलता इन्हीं को क्यों मिली, ये इन्होंने अलग क्या किया था, इन्हीं की जुबानी आपने इनसे एक्सपीरियंस शेयर किए, तो आप में भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि मैं भी कर सकता हूँ। जब इन्होंने किया और इनके सामने भी समस्याएं थी, ऐसे नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहते कि मैं तो फुलफिल था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि सफलता के दौरान इजीली सब कुछ चल रहा है और आपको सफलता मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका गलत ट्रैक पे चल रहे हो आप। क्योंकि अगर आप अपनी चैलेंज लिया है, चुनौती ली हमने, और ये छोटी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती है। अगर बड़ी चुनौती ली हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, चुनौतियां नहीं आएगी। जितनी बड़ी चुनौतियां आएगी, जितनी बड़ी आपके साथ समस्याएं आएगी, उतनी ही आपको लगेगा कि आप सफलता की ओर जा रहे हो और आपको सब कुछ इजी सा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम कुछ कर नहीं रहे, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं और सब कुछ ऐसे हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जर्नी, आपका जो तरीका है पढ़ाई का, वो गलत है। कहीं ना कहीं उसमें दोबारा रीथिंकिंग करने की जरूरत है। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो आप जरूर एक बार देखिएगा कि आपको नहीं सब कुछ सही चल रहा है ना। आप टेस्ट दे नहीं रहे हो तो आपको सब ठीक ही लगेगा। जब आप टेस्ट देते हो तो आपको लगता है कि ये टेस्ट अभी हुआ नहीं, अगली बार कर लेंगे, या हम तो डायरेक्ट एग्जाम में देके ही टेस्ट लेंगे। तो ये वाली जो मानसिकता है ना, वो हमें नेगेटिव की ओर ले जाती है और आपको असफल बना देती है, आपको आते हुए भी। क्योंकि आप एक छोटी सी गलती से एक आपके जब रिजल्ट आता है, आपको पता पॉइंटों में हम रहते हैं, हर कोई ना कोई बच्चा पॉइंटों में रहता ही है। उसका क्या रहता है, काश एक क्वेश्चन मेरा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं होता, तो भी मेरा क्या होता, सफल मिल जाता। तो काश जो वर्ड है ना, उसको आप ही फील कर सकते हो। उसकी पूर्ति के लिए अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन होना पड़ेगा, अपनी कुछ चीजों के लिए त्यागना पड़ेगा, अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखने पड़ेगा। क्योंकि जर्नी है ना, वो लंबी होती है। ये एग्जाम 2 से 3 साल का होता है, शॉर्ट टाइम का एग्जाम नहीं होता कि 5-6 महीने पढ़े और आपने लिया। आपको पता है पिछले साल से आरएस के जो एग्जाम है, पिछले अगस्त के अंदर जुलाई में हम आपके मेंस का रिजल्ट आ गया था और अभी तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए हैं उसके। क्योंकि पहले एसआई के थे, तो एसआई के रिजल्ट अभी इंटरव्यू होकर के फाइनली सिलेक्शन हो गया। फाइनली आरएस के इंटरव्यू अब 2021 वाली जो वैकेंसी, दोनों 21 वाली चल रही है, 2021 के आरएस के रिजल्ट अभी जो है इंटरव्यू स्टार्ट होंगे जून या तो लास्ट में या फिर जुलाई से। और दिवाली तक हमेशा हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जब आरएस की जो इंटरव्यू हो या फाइनली जो आता है रिजल्ट, वो दिवाली के आसपास ही आता है। पिछली दिवाली पे पॉसिबल नहीं हुआ तो इन्होंने इतना लंबा ले लिया कि सेकंड दिवाली आ गई है, और ये तो श्योर है कि शायद दिवाली तक आपका इस बार भी रिजल्ट आ जाएंगे आरएस वाले। और साथ में हमारे पास न्यू वैकेंसी आ जाएगी 2021 वाली हो चुकी है और 2022 की कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो 2023 में वैकेंसी श्योर है आएगी। कभी आएगी आप ये मत सोचो कब आएगी, क्योंकि इतना तो समय नहीं है आपके पास। आने के बाद समय नहीं देते ये मेंस एग्जाम तक, बाद में खूब समय लगता है, इंटरव्यू में एग्जाम देते हैं या फिर ज्वाइनिंग के अंदर साल भर लगाते थे कई बार। तो उस एग्जाम से जो समय जाता है उसमें तैयारी नहीं होती, आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि आपका लास्ट जो हथियार है वो है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के अंदर आप कितना अच्छा करोगे तब तक है, बाद में आपकी केवल इंटरव्यू प्रिपरेशन है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, आपने जो सीखा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसी के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। तो कुल मिला के आरएस हमारा जो गीतांजलि शुरू से जो फोकस है, हम आईएएस और आरएस की ही वैकेंसी कराते हैं। पीएसआई की अलग से हमने जो 2018 वाले जो पहले वाले थे उनमें कभी हम अलग से बैच भी नहीं चलाते थे। बैच चलाने का कारण था 2016 में सिलेबस जब चेंज हुआ तो आरएस सेम सिलेबस आपका फ्री वाला जो था वही सिलेबस आरएसआई में दे दिया गया। तो उसके बाद में स्टूडेंट, क्योंकि
आपका जो कंपटीशन है वो आरएस स्टूडेंट से होता है। आपको सबको जानता है नौकरी कितनी जरूरी होती है। आज कोई भी स्टूडेंट चाहे आरएस की तैयारी कर रहा है, वो भी पटवार का एग्जाम भी देता है, वो वीडियो का एग्जाम भी देता है, और जितना भी एग्जाम, हर एग्जाम देता है। और ये कोई बुराई की बात भी नहीं है कहना कि सेकंड चॉइस होनी चाहिए। बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स है, आपके जो छोटे भाई होंगे जो जिन्होंने पहले वीडियो बने होंगे, पटवार बने होंगे, या ऐसे भी आपके सामने टॉपर्स आए हैं जो प्रकाश जी खुद आके गए थे, आपसे मिलके गए थे, पहले कांस्टेबल से उन्होंने शुरुआत की थी और प्रॉपर आरपीएस बन चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने लो लेवल पे स्टार्ट करके अपना जर्नी स्टार्ट की थी, आज टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये जर्नी होती है, धीरे धीरे आपको मिलती है, आपकी मेहनत से मिलती है, और इसमें आपको पैशंस भी रखना पड़ता है। 2 से 3 साल का एक जर्नी चलती है, तो 2-3 साल आपको ऐसे ही नहीं मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ावों से किस प्रकार से आप सामना कर पाते हैं, वही सफल हो पाता है। बाकी बहुत लोग हैं जो बीच के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, बीच में कोचिंग भी छोड़ के चले जाते हैं, उनका मानस बता कि ये एग्जाम नहीं है अभी, तुम्हें दूंगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो सामने हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं मेरे को सफल होना है, तो आप सफल होके ही रहेंगे, आपको सफलता मिल ही जाएगी। और विशेषकर खासकर जो गर्ल्स है, सारी ग्रामीण परिवेश से अपने पास आती है और उनको मौका नहीं दिया जाता। जितना मैम भी बार बार कहते हैं कि महिलाओं के सामने ज्यादा चुनौतियां होती है, उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। अभी आपके देख लें, मुख्यमंत्री अनुकृति योजना में हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, 50% आपको गर्ल्स को दिया गया है मौका, गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार 50% स्टूडेंट गर्ल्स के लिए उनके रिजर्व सीट है, लेकिन उतनी लड़कियां नहीं आ रही, फिर भी नहीं आ पा रही है, या बॉयज ज्यादा आ रहे हैं। गर्ल्स का सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन उनके घर वाले अभी भी नहीं भेजते, जबकि उनको 40,000 रुपए, हम जब उनका सिलेक्शन होता है और हमारे पास उनका पूरा नाम आता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपके सिलेक्शन हो गया और आपको सरकार फ्री में कोचिंग करा रही है, प्लस साथ में आपको 40,000 रुपए स्कॉलरशिप दे। उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं चाहिए हमें 40,000, नहीं पढ़ाना। अब ये उनका एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है, पिछले साल भी 5-7 ऐसे थे जो दूर से है। कुछ की वास्तव में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ लोग साफ साफ मना कर देते हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं ना। हमने उनको समझाया कि 40,000 सरकार दे रही है, 40,000 आप इन्वेस्ट करिए, साल भर 7-8 महीने उनको मौका दीजिए। अगर आपकी बेटी बन गई, कुछ मिल गया है टाइम, तो अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, जिन कुछ मानते भी हैं, कुछ कन्वेंस से समझ के उनको मौका भी देते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते ऐसा। हम चाहते हैं कि आप जिनको मौका मिल जाता है उनको एटलीस्ट इस अचीवमेंट में पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार भी ये प्रयास कर रही है, तो सरकारी प्रयास के साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रयास के साथ, ऐसी बालिकाएं जो अपने मेरिट रही है और उनको मौका नहीं मिलता, कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते इतना कि जयपुर में आकर के और कोचिंग की फीस दे और उनका खर्चा वहन कर सके, तो सरकार ने बहुत संसाधन दे रखे हैं। अगर कोई चाहता है आज के समय में, अगर कोई वास्तव में ईमानदारी से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सुविधाएं बहुत है, ऑप्शंस भी है। जरूरत है बस आप लोगों को उनको अवेल करने की, जानकारी करने की और अपने अंदर जुनून लाने की, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। जब तक आपके अंदर इस एग्जाम को फाइट करने का जुनून नहीं आएगा, आप इस एग्जाम को फाइट कर ही नहीं सकते। पढ़ाई से नहीं होगा। 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे आप सोचे कि रिटर्न करके करोगे, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट एकमात्र आपके जुनून से आएगा। अगर आपके जुनून है सर पे कि मेरे को तो बनना ही है, इसी बार इसी वैकेंसी में बनना है, अगर ये जुनून आ गया आपके माइंड में, तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी और सफल होके ही जाएंगे आप। ठीक है, इस समापन करते हैं आज के आपके जो भी हमारे जो गेस्ट आए, हमारे जो स्टूडेंट आए, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने विशेष, मैंने बताया आयुष तो विशेष है ना, अपनी ट्रिप छोड़ के आए हैं, तो उस ट्रिप को छोड़ करके आपको सामने प्रेजेंट हुए हैं और उन्होंने अपना समय दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके लिए सभी इनको विशेष से आभार, गीतांजलि और आपकी तरफ से भी, ये आगे भी अपना अनुभव ये शेयर करते रहेंगे समय समय पे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे जर्नी में। जब भी आपका एग्जाम का आएगा तो हम चाहेंगे कि ये अभी तो ठीक आपको मोटिवेट करने के लिए, कल को आएंगे तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए टेस्ट के अंदर आपको दे सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस आपसे करवा सकते हैं यहाँ पे आकर के। तो इनके लिए एक अलग से सीरीज आपकी वेब, जो हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तो टेस्ट सीरीज वेब सीरीज की जगह हम इनके बोलेंगे अब टेस्ट सीरीज चला दो, ठीक है, क्योंकि वेब सीरीज का अपन को मतलब नहीं रहेगा उस समय। तो इनके कहेंगे कि वेब सीरीज में छोड़ के एक बार थोड़ा सा टाइम किस में दे दे, इस बार आरएस की जो भी टेस्ट सीरीज आएगी, पीएसआई की जो टेस्ट सीरीज आएगी, इनका जुनून देखेंगे, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मेहनत करेंगे, आप लोगों के काम आएगी। तो फिर अगेन इनका धन्यवाद और आप सभी का भी, क्योंकि बहुत तन्मयता से आपने इनका साथ किया, सुना। ओके, धन्यवाद।